तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीनी 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस वंडरफुल सेशन। अब मेरे भाई आज तबाही काटने वाले हैं। ऑलरेडी कल कुछ पढ़ चुके थे। कल हम मियोसिस का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। आज मियोसिस के मैकेनिज्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे। अगर आपका साथ रहा, सहयोग रहा, लेट्स चेक आउट कि हम मैकेनिज्म को कितनी देर में समझ पाते हैं। अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन 1 घंटे से पहले निपटा पाए तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आज ही हम पूरा का पूरा मियोसिस कंप्लीट कर सके, बिकॉज ये एक लिंक्ड टॉपिक है। इसमें हमारा इनपुट साथ में बहुत मैटर करता है। अदरवाइज कल तो हम इस चैप्टर को डिकोड कर ही देंगे कंप्लीटली कंसोलिडेट करके वी विल मूव टुवर्ड्स द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। लेकिन अगर आज हो पाया तो मजा आ जाएगा मेरे भाई। उसके बाद घर जाके सुत्ती बाबू एक लेक्चर हमको एडवांटेज के तौर पे मिल जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उस एडवांटेज को हम लोग ले ही डालें। लेट्स ट्राई आवर लेवल बेस्ट। की क्या होने वाला है, आपको मैं एंड में टेस्ट एनालिसिस के बारे में भी कुछ बताने वाला हूं, तो मुझे एंड में एक बार याद दिला दीजिएगा प्लीज। आप एंड में टेस्ट की डिस्कशन करिएगा, बिकॉज कल आपका टेस्ट था। काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं कि हाँ भैया 160 आए हैं, 170 आए हैं, 80 आए हैं, बहुत शानदार। 179 आ गए हैं किसी के। तुम तो अलग तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा। एक बार रुको, तुम एक बार एंड में आना, जब अपना मूड सेट होता है ना एंड में क्लास में 10 मिनट में, तब तुमको बढ़िया लपेटता हूं मैं 179 वाले को, है ना। तुम अलग अलग ही लेवल के बंदे हो, तुम्हें अलग से ऐसे गुरु ज्ञान देना पड़ेगा बैठा करके, है ना। 180 आए हैं, 170 आए हैं, बहुत बढ़िया। 170, 145, 628 ओवरऑल, बहुत शानदार। 170, 171, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऐसे स्कोर तो होते भी हैं। 175 है। 660 आए हैं ओवरऑल, 360 इन बायोलॉजी, बहुत शानदार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी नंबर आए हैं एक बार एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार प्यारे तरीके से हम लोग पूरा का पूरा टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है वो जान रहे होंगे। एंड आज जो मैं आपको बताऊंगा अबाउट टेस्ट एनालिसिस, आई वॉन्ट यू टू मेक सम नोट्स आउट ऑफ इट। जस्ट डोंट लिसन टू इट लाइक ए ऑर्डिनरी मोटिवेशनल वीडियो कि आप नॉर्मली कुछ देख रहे हैं वैसे सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ये सब नहीं करना है। मैं जो आपको बताऊं उन सारी बातों को आपको बकायदा अपने कॉपी में या फिर अलग से नोट कर लेना है। एक ऐसी जगह पर नोट कर लेना है जहां पर आप हर टेस्ट के बाद उसे देख सको। इट कैन बी योर स्टडी कैलेंडर, इट कैन बी अ नॉर्मल पेपर जिसको आप अपने स्टडी डेस्क पे चिपका सको, एनीथिंग, बट दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोस्ट ब्रूटली ऑनेस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइजेज दैट विल डेफिनेटली मेक यू लैंड इन द फेवरेट मेडिकल कॉलेज जो आप चाहते हो। उसके लिए आपको कम से कम संघर्ष करना पड़े, इसके लिए आपको आज मेरी बात सुननी होगी और वो बात मैं आपके साथ एंड में शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा, एंड में जरूर जो मैं बात बताने वाला हूं उसको देखिएगा, सुनिएगा, लिखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने गुरुजी कल माइटोसिस में पहले जो आपका प्रेपरेटरी फेज था उसके बारे में सारी जानकारी जुटा ली थी, यानी इंटरफेस के बारे में जानकारी जुटा ली थी, कैरियोकाइनेसिस के बारे में जानकारी जुटा ली थी, प्रोफेज पढ़ लिया था, मेटाफेज पढ़ लिया था, एनाफेज पढ़ लिया था, टीलोफेज पढ़ लिया था। उसके बाद गुरुजी हम लोगों ने जानकारी इकट्ठी कर ली थी अबाउट साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में दो ही टर्म्स इंपॉर्टेंट थी कि एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, फरो फॉर्मेशन से, जो कि एक सेंट्रीपेटल प्रोसेस है। एंड मेरे भाई प्लांट में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, यानी सेल प्लेट बनती है, जो कि एक सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है। ये बात अगर आपको पता है तो मुझे एक बार थम्स अप दे डालिए। उसके बाद हम लोगों ने मियोसिस की डिस्कशन स्टार्ट की थी। मियोसिस में क्या पढ़ा था ये मैं आपको दोबारा से रिविजिट करवाने वाला हूं, रिवाइज करवाने वाला हूं। मजा आने वाला है, आराम से सुनिएगा। These things are already in your notes, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों स्लाइड्स मैं सिर्फ आपको रिवीजन कराने के लिए लेकर के आया हूं। आराम से देखिए। मैंने कहा जैसे माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं गुरुजी, अगर एक पेरेंट सेल में माइटोसिस हो रहा है तो उससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। एंड जैसा पेरेंट सेल था सेम वैसे के वैसे ही दोनों के दोनों डॉटर सेल्स भी आपको दिखाई देंगे, यानी इसे इक्वेशनल डिवीजन हम लोग कह रहे थे। गुरुजी बिल्कुल कह रहे थे। लेकिन मेरे भाई व्हेन इट कम्स टू मियोसिस, जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यानी अगर मेरे भाई एक पेरेंट सेल है तो उससे पहली बात तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, एंड जो चारों डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें पेरेंट सेल के कंपैरिजन में आधे ही क्रोमोसोम्स होंगे। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो चारों डॉटर सेल्स में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे सर? 23 क्रोमोसोम होंगे। यह बात हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। यहां पर रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा मियोसिस को? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आपके डॉटर सेल में पहुंचे वो पेरेंट सेल के कंपैरिजन में आधे ही हैं। गुरुजी बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। अगर आप यहां पे रेफरेंस लें तो समझ लीजिए मैं आपको माइटोसिस पढ़ा रहा हूं। माइटोसिस में समझ लीजिए ये पेरेंट सेल है, इसके पास 50 रुपए हैं।
जब ये पेरेंट सेल तैयारी करेगा सेल डिवीजन की, यानी एस फेज में जाएगा, तो इसके अंदर जो 50 रुपए थे ये डबल होके 100 रुपए बन जाएंगे, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा गुरुजी। तो 50 रुपए से 100 रुपए बन गए। और दो डॉटर सेल में 100 रुपए अगर मैं बांट दूंगा तो दोनों डॉटर सेल में कितने कितने रुपए पहुंचे सर? 50-50 रुपए पहुंचे। सर पेरेंट सेल में भी 50 रुपए थे और दोनों डॉटर सेल में भी 50-50 रुपए पहुंचे, तो क्या इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा गया? बट माय फ्रेंड्स, अगर यहां पर आप देखें पेरेंट सेल के पास 50 रुपए हैं, एक ही बार यहां एस फेज आएगा, तैयारी एक ही बार होगी डिवीजन की, तो 50 रुपए से 100 रुपए हो गए गुरुजी। एंड ये जो 100 रुपए ही अब 4 डॉटर सेल में बटेंगे, तो हर डॉटर सेल के खाते में 25-25 रुपया आएगा गुरुजी। शुरू में पेरेंट सेल के पास थे 50 रुपए, लेकिन डॉटर सेल के पास पहुंचे सिर्फ 25-25 रुपए। तो क्या आपका कंटेंट रिड्यूस हो गया, आधा हो गया? बिल्कुल आधा हो गया गुरुजी। तो यहां पर इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा गया, मियोसिस को बिल्कुल कहा गया गुरुजी। कोई टेंशन परेशानी दिक्कत दंगा पंगा नहीं है, एकदम बात समझ में आ गई। चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, प्रेपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होती है, इंटरफेज एक ही बार होता है, तैयारी एक ही बार होती है, तो एस फेज एक ही बार आ रहा होगा। लेकिन मेरे भाई माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बन जाते हैं फटाफट, लेकिन मियोसिस में एक सेल से पहले दो डॉटर सेल बनती हैं, दो डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आपको देखने को मिलते हैं। यानी 2 साइकिल्स हो रही होंगी कैरियोकाइनेसिस की एंड साइटोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की 2 साइकिल्स होंगी। करेक्ट है सर। जैसे समझ लीजिए अगर ये एक डिप्लॉयड सेल है, अगर एक 2n सेल है, तो इसमें अगर मियोसिस होगी तो 4 डॉटर सेल बनेंगी और चारों में कंटेंट कितना जाएगा? n जाएगा गुरुजी, क्योंकि आधा हो जाता है कंटेंट। 2n से n हो गया, 4n से 2n हो गया। n यानी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि n/2 जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था होल नंबर्स में होने चाहिए। जो रिजल्टेंट डॉटर सेल बनेंगे दे शुड बी इन होल नंबर्स, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। 1/2 जैसा कुछ नहीं होता। 11.5 क्रोमोसोम थोड़ी भेजेंगे, 11 क्रोमोसोम साबुत है, एक पुष्पा भाव बना हुआ है अलग से, ऐसा थोड़ी भेज देंगे। तो मेरे भाई यहां पर 1/2 जैसा कुछ नहीं होगा, n/2 जैसा कुछ नहीं होगा, मिनिमम n होना चाहिए। n 2n 3n ऐसे आपके बच्चे बन सकते हैं, डॉटर सेल बन सकते हैं। सर ये बात भी हमें समझ में आ गई। यहां देखिए मियोसिस जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? What is the significance of meiosis? भाई मियोसिस अगर आप देखेंगे तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कांस्टेंट रखने का काम करता है इन अ स्पीशीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, इसमें बताइए कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मैं अगर अपने हाथ का सेल ले लूं, अपने गाल का सेल ले लूं, अपनी आंख का सेल ले लूं, अपने माथे का सेल ले लूं, तो बताओ इसके सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? सर ये सारे सोमैटिक सेल्स हैं, यानी इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। अगर समझ लीजिए कोई बेबी बन रहा है तो उसकी बॉडी में भी हम चाहेंगे 46 क्रोमोसोम हो बॉडी के सेल्स में। आप हो, मैं हूं, मेरे पापा, आपके पापा, मेरी मम्मी, आपकी मम्मी, मेरे दादाजी, आपके दादाजी, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, सब जो भी इस धरती पे ह्यूमन बीइंग आएगा, क्या हम चाहते हैं कि उसकी बॉडी में जो सोमैटिक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो? बिल्कुल हो। होंगे कैसे? ये जो पेरेंट है इसकी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम, फीमेल की बॉडी के भी सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम। अगर दोनों ने 46 से कंट्रीब्यूट किए तो बच्चे में तो 92 हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं बच्चे में भी 46 हो। तो हमने एक मैकेनिज्म तैयार किया कि ये आधे क्रोमोसोम देगा, ये आधे क्रोमोसोम देगा। एक सेट आया फादर से, 23 क्रोमोसोम यहां से आए, एक सेट आया मदर से, 23 क्रोमोसोम यहां से आए, एंड मेरे भाई फर्टिलाइजेशन से दोबारा से डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, और डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड बॉडी बन गई बेबी की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके मम्मी पापा में जितने क्रोमोसोम्स थे, आपकी बॉडी में भी एग्जैक्टली उतने ही क्रोमोसोम्स देखने को मिले। दिस इज बिकॉज ऑफ मियोसिस। अगर ये रिडक्शन नहीं हुआ होता, समझ लीजिए दुनिया में मियोसिस जैसा कुछ है ही नहीं, तो क्या यहां पर डिप्लॉयड बेबी बन पाता? भाई अगर मियोसिस जैसा कुछ है ही नहीं, दुनिया में सिर्फ माइटोसिस ही है, तो इसका गैमेट भी डिप्लॉयड बनता, इसका गैमेट भी डिप्लॉयड बनता, 2n मिलके 4n हो जाते, तो कबाड़ा हो जाता। इसी कबाड़े को रोकने के लिए मियोसिस जो है इस प्रकार की डिवीजन हमें देखने को मिली। तो मैंने आपसे कहा कि 2 प्रकार के यहां पर मियोसिस में फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को स्पेसिफिकली हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अगर कोई पूछ ले, ओवरऑल मियोसिस भी रिडक्शनल है, लेकिन कोई पूछ ले कि बताओ मियोसिस में भी मियोसिस 1 में से 2 में से रिडक्शनल कौन है, तो आप कहेंगे मियोसिस 1 इज रिडक्शनल। यानी ये अगर डिप्लॉयड सेल है तो इस डिप्लॉयड सेल में रिडक्शन हो जाएगी, 2 डॉटर सेल बनेंगे हैप्लॉयड। करेक्ट है सर।
एंड ये जो हैप्लॉइड है इनमें मियोसिस 2 होगा, जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस जैसा है। तो एक हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस जैसा डिवीजन हुआ तो 2 हैप्लॉइड सेल बने, दूसरे हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस जैसा डिवीजन हुआ, 2 हैप्लॉइड सेल और बने, टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बने गुरुजी। बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई गुरुजी, इतनी बात हमको समझ में आ गई। क्या हम यहां तक एकदम सारी की सारी चीजों को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, परख चुके हैं? मुझे बताइए, जिससे मैं आपको आगे ले जा सकूं और मियोसिस की गहराइयों में आपको पहुंचा सकूं। यहां तक की बातें मेरे सारे भाइयों बहनों को क्लियर है? एक बार फटाफट बताइए। इज एवरीथिंग फाइन? इज एवरीथिंग डन? यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक सारी बातें सारे शेरों को समझ में आई हैं? बताओ ना फटाफट। यस, बहुत शानदार। अब देखिए, मियोसिस का एक और सिग्निफिकेंस है, मियोसिस का एक और सिग्निफिकेंस है। मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है गैमीट बनाने के लिए। भाई गैमीट बनाने के लिए तो यही करना पड़ेगा, कुछ और थोड़ी करना पड़ेगा। गैमीट बनाने के लिए अगर आपको, मेरे बंधु मेरे भाई, अगर आपको किसी डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड गैमीट बनाना है, और क्या कर सकते हो आप? कुछ और कर ही नहीं सकते। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड अगर बनाना है तो रिडक्शनल डिवीजन ही करनी पड़ेगी, यानी मियोसिस ही करना पड़ेगा, कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। तो मेरे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब यह मियोसिस होती है तो आपकी नई नई कॉम्बिनेशंस भी बन रही होती हैं, वेरिएशंस भी आ रही होती हैं, आप अडेप्ट भी कर रहे होते हो, यानी आपके अंदर चेंजेस भी आते हैं, यानी आप इवॉल्व कर रहे होते हो बिकॉज ऑफ मियोसिस। क्योंकि माइटोसिस में तो 2 जो डॉटर सेल बने वो एग्जैक्टली पेरेंट सेल जैसे थे, यहां 4 डॉटर सेल बनते हैं, राइट? हम लोगों ने देखा मियोसिस से 4 डॉटर सेल बनते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, ये चारों डॉटर सेल्स डिफरेंट होते हैं थोड़े थोड़े। कैसे डिफरेंट होते हैं ये मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे भाई यहां पर ये 4 डॉटर सेल बनते हैं, ये चारों के चारों थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। इस बात को आप चाहे तो लिख सकते हो। सो मियोसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, मियोसिस से बनते हैं, क्या बनते हैं गुरुजी? इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसीलिए इसको अलग से हाईलाइट करके लिख रहा हूं मैं। 4 डॉटर सेल बनेंगे, सारे के सारे डिफरेंट होंगे, 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स, 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है हमें इस चीज में। अब अगर डिफरेंट सेल्स बनेंगे, देयरफॉर आपकी मियोसिस की वजह से जो डॉटर सेल है उनमें वेरिएशंस बढ़ेंगी, वेरिएशंस बढ़ेंगी। देयरफॉर ये जो सेल्स हैं ये बेहतर अडेप्ट कर पाएंगे, अडेप्टेशन होगी, चेंजेस ही तो आपको अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। देयरफॉर क्या सेल्स बेहतर इवोल्यूशन दिखा पाएंगे, इवॉल्व करेंगे। बढ़िया, बिल्कुल करेंगे गुरुजी, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई टेंशन परेशानी दिक्कत दंगा पंगा है ही नहीं। बिल्कुल कर रहे होंगे, एकदम कर रहे होंगे, एकदम कर रहे होंगे सर, नो इश्यूज एट ऑल। पर ये डिफरेंट डॉटर सेल बनेंगे कैसे, ये हमने अभी प्रूव करके नहीं देखा है। हमें समझना है, हमें हर चीज को कंसेप्चुअली समझना है, हम सुन के नहीं मानेंगे सर। हमें हर चीज को कंसेप्चुअली जानना है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये डिफरेंस आते किस लिए हैं? सबसे पहले मैकेनिज्म का नाम लिख लीजिए। इन मियोसिस these differences occur due to recombination and crossing over, recombination and crossing over, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के कारण ये वेरिएशंस आ रही होती हैं। अब ये रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये हम लोगों को देखना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। आराम से बस सुनते चले जाना, मेरे साथ डायग्राम बनाते चले जाना, आराम से देखिए। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर? अगर मैं आपको एक क्रोमोसोम का डायग्राम बना के दिखाऊं तो क्या ये मेरा क्रोमोसोम होगा? कुछ इस प्रकार का। अगर मैं एक फुल फ्लेजेड क्रोमोसोम का डायग्राम बनाता हूं, क्या दिस इज माय क्रोमोसोम? इज दिस माय कंप्लीट क्रोमोसोम? यस गुरुजी, ये हमारा क्रोमोसोम है। बढ़िया तरीके से हम इसको जानते हैं, करेक्ट। अगर मैं इसके सारे पार्ट्स को लेबल कर डालूं
तो मेरे भाई यहां पर ये जो आपका सेंट्रोमेयर है इसके ऊपर प्रोटीन की डिस्क लगी रहेगी जिसपे आपके स्पिंडल फाइबर भी बाइंड कर रहे होते हैं। इस प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। हाँ के ना? यस गुरुजी, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, जहां स्पिंडल फाइबर बाइंड करते हैं। अगर मैं बात करूं इस सेंटर वाले पार्ट की, तो इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये जो गोल मटोल सा स्ट्रक्चर है इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं सर। अगर आप यहां पर इस पर्टिकुलर चीज को देखें तो क्या मैं इसको क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड कह दूं? एक साइड की जो आर्म्स है इसको एक क्रोमेटिड कह दूं और दूसरे साइड की जो आर्म्स है इसको सेकंड क्रोमेटिड कह दूं? हाँ के ना? यस गुरुजी। इसको क्या मैं फर्स्ट क्रोमेटिड कह दूं? बिल्कुल कहेंगे गुरुजी, क्यों नहीं कहेंगे। इसको क्या मैं फर्स्ट क्रोमेटिड कह दूं? बिल्कुल कह दूं। और इसको मैं क्या कह दूं? सेकंड क्रोमेटिड कह दूं? बिल्कुल कह दीजिए गुरुजी। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा भाई। ये दोनों क्रोमेटिड क्या एक दूसरे की बहनें हैं? हाँ के ना? गुरुजी ये क्रोमेटिड हो चाहे ये क्रोमेटिड हो, इनका पिताजी सेम है, यानी इनका सेंट्रोमेयर सेम है, ये सेम सेंट्रोमेयर पर आकर टकरा रही हैं, यानी कि मेरे भाई ये दोनों की दोनों आपस में बहनें हैं। क्या इनको मैं सिस्टर क्रोमेटिड्स कह दूंगा? गुरुजी बिल्कुल आप इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कह दोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप बिल्कुल इनको सिस्टर क्रोमेटिड कह दोगे सर, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, कोई टेंशन नहीं है। यस यस गुरुजी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया ये जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन आपने लिखा है सर, ये होगा कहां एक्चुअली हमें ये जानना है। तो मैं यहां पर आपके लिए दो छोटे छोटे क्रोमोसोम्स बना देता हूं, दो छोटे छोटे क्रोमोसोम बना देता हूं। यहां मैंने एक क्रोमोसोम बनाया छोटू सा, यहां दूसरा क्रोमोसोम बनाया। मुझे बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा बाद में। मेरे पास मेरे गाल में एक सेल में, अगर मैं अपना गाल का एक सेल निकालूं, इस गाल के सेल में मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 कितने हैं? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू यू। क्या मेरे भाई मैं अपने गाल का एक सेल निकालूं जो कि डिप्लॉयड होगा, मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 कितने हैं? या 2 हैं? सर अभी अभी आपने बताया, एक स्लाइड पहले ही आपने बताया कि आपके पास 23 क्रोमोसोम पापा से आते हैं, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 एक पापा से आया, 1 एक मम्मी से आया, दोनों ने पेयर बनाया। 2 पापा से 2 मम्मी से पेयर बनाया, 3 पापा से 3 मम्मी से पेयर बनाया, 4 4 पेयर, 5 5 पेयर, 6 6 पेयर, 7 7 पेयर। इसीलिए हम लोग किताबों में लिखा हुआ देखते हैं कि हमारे सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हम डायरेक्टली 46 भी तो लिख सकते हैं, बट आपने देखा होगा अधिकतर बुक्स में इट इज कॉन्क्रीटली मेंशन्ड कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। हम 23 पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पूरा का पूरा सेट पापा से आया, एक पूरा का पूरा सेट मम्मी से आया, और यहां पर जो एक जैसे क्रोमोसोम थे, पापा का जूता राइट पैर का जो है उसका लेफ्ट पैर के जूते के साथ ही जोड़ी बनेगी, मम्मी की चप्पल के साथ थोड़ी जोड़ी बनेगी, बराबर साइज के थोड़ी है। पापा का जूता राइट पैर का, लेफ्ट पैर का जूता, सेम कंपनी का, सेम कलर, सब कुछ सेम, इनकी जोड़ी बनती है। मेरी एक चप्पल, दूसरी चप्पल, जोड़ी। मम्मी का सैंडल जोड़ी, बहन का जूता जोड़ी। यही तो होगा, एकदम इक्वल पेयर ही तो बनते हैं। यहां पर भी मेरे भाई अगर आप देखो तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो पापा से आया और क्रोमोसोम नंबर 1 जो मम्मी से आया, इसकी ही जोड़ी बनेगी। बराबर साइज के जो क्रोमोसोम्स हैं जो एक जैसे हैं उन्हीं की जोड़ी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस बोले तो सिमिलर, क्या ये बात समझ में आई? होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ये तो सिमिलर हैं, एकदम सिमिलर हैं, दोनों का नंबर सेम है, दोनों का नंबर सेम है। होमो का लोमो कैसे हो गया भाई? अच्छा ये एच की डंडी साइड में ही रह गई थी। आए आज क्या हो रहा है हमारे बोर्ड को? यस, होमो का लोमो हो गया था। हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर होता है। तो क्या ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि मैं समझ लीजिए कह दे रहा हूं इसको, क्रोमोसोम नंबर 1, मैं इसको कह रहा हूं क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर, फादर से ये क्रोमोसोम नंबर 1 आया। सिमिलरली ये आया क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर आया गुरुजी।
आ गया है गुरुजी, बात समझ में आ गई। तभी दोनों की जोड़ी बनी है, एकदम बनी है। यहां पर देखिए, ये इस क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, ये इस क्रोमोसोम की दूसरी क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में बहने होंगी, बहने होंगी। सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, बिल्कुल होंगी सर, ये हमने साइड वाले डायग्राम में देख लिया था बढ़िया तरीके से, सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, होंगी। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर ये वाली एक क्रोमेटिड, ये वाली एक क्रोमेटिड, क्या ये दोनों आपस में बहने होंगी? ये दोनों भी आपस में बहने होंगी सर एक दूसरे की। तो क्या ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी? बिल्कुल होंगी गुरुजी, कोई इस बात को नकार नहीं पाएगा, ये भी आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। बट माय फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप देखें इन दोनों को अगर आप देखें तो क्या ये दोनों बहने हैं? ये जो मैंने हरा मार्क लगाया है यहां पर, क्या ये दोनों बहने हैं? ये दोनों बहने थी, ये दोनों बहने थी, ये दोनों बहने नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरे भाई, ये वाली जो है इसका पापा ये है, ये वाली जो है इसका पापा ये है, दोनों के पापा अलग हैं, ये बहने नहीं है। तो क्या ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होमोलोगस क्रोमोसोम है, पर क्या ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं? बिल्कुल है, आप कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये, एकदम सही बात है। अब मेरे भाई, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, यहां मैं कह रहा हूं क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होती है। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन कैसे होगी? मैं कह रहा हूं पहले क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रॉस बन गया है, एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, क्रॉस बन गया है। ये वाली जो आर्म है ये इस वाली पे चढ़ जाती है, ये वाली इस पे चढ़ जाती है, यानी ये दोनों आपस में आके ऐसे क्रॉस बना बैठे, ये वाले दोनों आपस में आके ऐसे क्रॉस बना बैठे, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और अगर ये क्रॉस बना बैठे तो ये किसी मकसद से साथ जुड़े हुए हैं। इस वाली क्रोमेटिड की छोटी सी टुकड़ी कट के यहां आ जाएगी, इस वाले की छोटी सी टुकड़ी कट के यहां आ जाएगी, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इनके, यहां का छोटा सा पार्ट यहां का छोटा सा पार्ट यहां, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। नया कॉम्बिनेशन बन गया है, क्योंकि ये जो आपकी आर्म्स हैं जब ये एक दूसरे पे चढ़ी तो मेरे भाई क्या यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। पहले क्रॉसिंग ओवर होगी, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या आपकी यहां पर रिकॉम्बिनेशन होगी। करेक्ट है सर, बात तो समझ में आ गई? करेक्ट है मेरे भाई, एकदम करेक्ट है। कैसे होता है ये प्रोसेस, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत प्यार से चर्चा करने वाले हैं, बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको। यहां तक की बातें अगर आपने लिख ली हैं, एक बार फटाफट बता दो ना इन द चैट सेक्शन, फटाफट बता दो ना फ्रेंड्स, एक बार फटाफट बता दीजिए। यहां तक की बातें सबको करेक्ट अच्छे तरीके समझ में आई? ये लाइट भैया पैरों में आ रही है, इसको दूर कर देते हैं, इतना भी नहीं जगमगाना है मुझे। यस, एंजाइम रूबिस्को, ओए होए बाल पकड़ के यूं उठा लूंगा। रिकॉम्बिनेज या रूबिस्को, कहीं भी कुछ भी डाल देते हो, नाम मिलता जुलता है सर, कुछ भी बोल देता हूं, अच्छा लगेगा, समाज को बढ़िया संदेश आएगा। कहां रूबिस्को? कौन बना रहा है तुम्हारे अंदर बैठ के रूबिस्को बे? क्यों ज्ञानी देवता? रूबिस्को रिकॉम्बिनेज कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कराएगा तो रिकॉम्बिनेज, नाम में घुस जाओ ना, खोपड़ी पे सरसों का तेल लगा के, रूबिस्को नाम तो देख लो कम से कम। नहीं गुरुजी, सारा तेल खत्म कर दिया है, लेकिन अभी तक स्किल समझ में नहीं आई कि नाम में क्यों घुसवाते हो आप। रूबिस्को बोलेंगे? कौन था? तुम्हारी आईडी अलग से निकालूंगा भाई मैं। आओ, कोई बात नहीं, होता है ऐसा जीवन में, होता है भाई, खोता है। आइए, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, बहुत शानदार है गुरुजी, बढ़िया टॉपिक है, समाज को भयंकर संदेश मिलेगा आज। आइए, किस किस चीज के बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, बता दो ना।
अगर मैं कहूं कि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, कौन सी आर्म एक दूसरे पे चढ़ेंगी? क्या ये वाली और ये वाली चढ़ सकती है सबसे एंड वाली? नहीं गुरुजी, कोने में है। क्या ये वाली और ये वाली चढ़ सकती है? नहीं गुरुजी, कोने में है। ये वाली चढ़ सकती है? हाँ गुरुजी, पास पास है। ये वाली चढ़ सकती है? हाँ गुरुजी, पास पास है। यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक जैसे हैं, जो साथ में पेयर बनाते हैं, तो इनकी पास पास वाली ये जो आपकी आर्म्स हैं, ये साथ में क्रॉस कर लेंगी ना, तो इन्हें कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो नीचे लिखा भी है, इनमें आपकी क्रॉसिंग ओवर होगी। तो इट अकर्स बिटवीन non-sister chromatids of homologous chromosomes। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है गुरुजी। देश का बच्चा बच्चा जानता है। देश का बच्चा बच्चा जानता है क्या? जानता है गुरुजी, तभी हम भी जानते हैं। यस यस सर, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म बताइए गुरुजी, मैकेनिज्म बताइए। मैंने कहा मेरे पास यहां पर दो क्रोमोसोम हैं, दोनों के दोनों बराबर साइज के हैं, दोनों के दोनों बराबर लेंथ के हैं, दोनों के दोनों की शेप एक जैसी है, यानी दोनों के दोनों एकदम सेम से क्रोमोसोम हैं। लेट से मैंने यहां पर कहा ये वो क्रोमोसोम है जो मेरे पास मेरी माताजी से आया, क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ माताजी, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ पिताजी। ठीक है गुरुजी। ये माताजी पिताजी का नंबर 1 क्रोमोसोम है। यहां पर अगर आप देखें तो मैंने लिख दिया क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर, लिख लो या मदर लिख लो, कुछ भी लिख लो, फ्रॉम फादर, करेक्ट। एंड यहां पर हमने लिख दिया क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर, दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है तो दोनों का शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा। तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम है? एकदम होमोलोगस क्रोमोसोम है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है गुरुजी। हमें मैकेनिज्म समझा दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आए और इन्होंने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा दिया, अपनी आर्म्स बढ़ा दी। क्या ये पहले क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे? ये आपकी आर्म दूर है एज इट इज रही, ये आर्म दूर है एज इट इज रही, लेकिन ये वाली इस पिंकू के पास जाने की कोशिश करेगी गुरुजी। तो ये जो हरिया है और ये जो पिंकू है, इनका मिलन हो जाएगा, इनकी आर्म जो है एक दूसरे के ऊपर आ करके चढ़ने की कोशिश करेंगी। यस गुरुजी, इसी को हमने क्या कहा? ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। हमने कहा ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्या इसी को हम लोग कह देंगे क्रॉसिंग ओवर? क्या यहाँ पे क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बना है? क्या यहाँ पर एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बना है? बिल्कुल बना है गुरुजी। इसी को हम लोग क्या कह देंगे? क्रॉसिंग ओवर। इट इज क्रॉसिंग ओवर, इट इज क्रॉसिंग ओवर सिंस arms have crossed each other, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई ये दोनों आर्म्स अगर एक दूसरे को क्रॉस करने लगी हैं, समझ लो ये हरी वाली है, ये पिंकी वाली है, हरी और पिंकी ऐसे हैं, तो मेरे भाई हरे वाले का कुछ पार्ट कट के पिंक वाले पे, पिंक वाले का कुछ पार्ट कट के हरे वाले पे, यही बात हो रही है, यही बात तो हो रही है गुरुजी, बात तो यही है। तो क्या हम यहां पर ये क्रोमोसोम बना सकते हैं? क्या कोई ऐसी कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगी? क्या कोई ऐसी कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगी कि ये जो हरा वाला था इस पे कुछ पिंक पार्ट कट के आ जाएगा? क्या यही बात हुई है? बात तो यही हुई है गुरुजी। यस, बात तो यही हुई है कि इस हरे वाले पे थोड़ा सा पिंक वाला पार्ट कट के आ जाएगा गुरुजी, आ जाएगा, और पिंक वाले पे थोड़ा सा हरा पार्ट कट के आ जाएगा। तो क्या नई कॉम्बिनेशंस बनी है? पहले ऐसा नहीं था, पिंक वाला पूरा पिंक था, हरा वाला पूरा हरा था, अब पिंक वाले पे थोड़ा सा हरा आ गया, हरे वाले पे थोड़ा सा पिंक आ गया। क्या यहां पर नई कॉम्बिनेशंस बनी है, न्यू कॉम्बिनेशंस बनी है? तो क्या रिकॉम्बिनेशन हुई होगी गुरुजी, बच्चा बच्चा जानता है, रिकॉम्बिनेशन हुई होगी, रिकॉम्बिनेशन ऑकर्ड, रिकॉम्बिनेशन हुई होगी, रिकॉम्बिनेशन
ऑकर्ड। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी, करेक्ट है। मैं कह रहा हूं कि अब मुझे इन दोनों क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना है। मैं कह रहा हूं कि भैया मैं सेल डिवीजन करा रहा हूं, मियोसिस 1 करा रहा हूं। ये आपका एक सेल था जिसमें क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हुई। अब मैं इसमें मियोसिस 1 कराना चाहता हूं। अगर मैं मियोसिस 1 कराऊंगा क्या हो जाएगा? एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाएंगे गुरुजी। और सिंपल सी बात है, अगर 2 डॉटर सेल बनाने हैं, जितना मसाला आपके पास है उसको आधा आधा बांट दो। क्या यहां आधा आधा बांट दूंगा? बिल्कुल बांट दूंगा। क्या यहां पे जितना सामान है सीधा आधा आधा बांट दूंगा? एकदम बांट दूंगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने माइटोसिस में किया था, क्रोमेटिड सेपरेट हो रही थी, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा था, क्या वैसा कुछ भी करने की जरूरत है? नहीं गुरुजी। एक पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी वाला जो है एक डॉटर सेल में दे दिया, एक पूरा सेट जो है पापा वाला वो दूसरे डॉटर सेल में दे दिया, कोई चीरफाड़ नहीं हुई। यस गुरुजी, आसानी से बात समझ में आ गई, कोई चीरफाड़ नहीं हुई। क्या यहां पर मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल बन गई? 2 डॉटर सेल बन गई सर। एक डॉटर सेल में ये मसाला भेजा मैंने और दूसरे डॉटर सेल में ये वाला मसाला भेज दिया। जी गुरुजी, बात समझ में आ गई। 2 डॉटर सेल बनी है, 2 डॉटर सेल बनी है सर। दिस इज डॉटर सेल 1, दिस इज डॉटर सेल 2, दिस इज डॉटर सेल 1 एंड दिस इज डॉटर सेल 2। करेक्ट है, करेक्ट है। अब मैं कह रहा हूं, दिमाग हमारा फिरा, हमको फिर से मियोसिस करानी है। कौन सी मियोसिस होगी मियोसिस 1 के बाद? मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 होगी गुरुजी। देश का बच्चा जानता है कि अब 2 डॉटर सेल हैं, इनसे 4 डॉटर सेल बनेंगी। ये एक डॉटर सेल है, क्या इसमें जितना भी मसाला था 2 डॉटर सेल में भेज दूंगा? यस गुरुजी। दूसरी डॉटर सेल है, इसमें जितना भी मसाला है 2 डॉटर सेल में भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। यहां पर अगर चीरफाड़ हुई तो एक साइड गई सिर्फ आपकी हरी वाली पार्ट, सिर्फ हरी वाली क्रोमेटिड। यस गुरुजी। दूसरी डॉटर सेल में गई हरी वाली क्रोमेटिड जिसपे पिंक पार्ट भी था, जिसमें पिंकी पार्ट भी था। गुरुजी बात समझ में आ गई। 2 डॉटर सेल ये हो गए। तीसरे डॉटर सेल में गया ये पिंक वाला पार्ट, जिसमें आपका हरा वाला पार्ट भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। एंड चौथे में गया सिर्फ पिंक वाला पार्ट, और यहां तीसरे में पिंक वाले पे हरा वाला पार्ट भी देखने को मिल रहा था। क्या चारों डॉटर में सेम मसाला गया है या डिफरेंट? एक बार लिख करके बताइए मेरे भाई, क्या चारों डॉटर सेल डिफरेंट बनी है या सेम बनी है? क्या हमने प्रूव कर दिया? यस गुरुजी, प्रूव कर दिया। गुरुजी हमने इस बात को एकदम प्रमाणित कर दिया, आसानी से प्रूव कर दिया कि मियोसिस से 4 डॉटर सेल बनती हैं और चारों की चारों डिफरेंट बनेंगी। क्या हमने 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बना के दिखा दी हैं? एकदम बना के दिखा दी हैं, कोई टेंशन इसमें है ही नहीं। आराम से बना के दिखा दी हैं, प्यार से बना के दिखा दी हैं। करेक्ट, करेक्ट है सर। यस, करेक्ट है सर। ये है आपकी डॉटर सेल 1, दिस इज सेल 2। आए, बहुत मोटा पेन हो गया भाई। दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, दिस इज सेल 3 एंड दिस इज सेल 4। ऑल आर डिफरेंट। प्रूफ हो गया है? प्रूफ हो गया है सर, एकदम प्रूफ हो गया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जिसको सुन के आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। आराम से मेरी बात को सुनना। अगर मैं कह रहा हूं, आराम से मेरी बात को सुनना, अगर मैं कह रहा हूं कि आपने एक डिप्लॉयड सेल से यह पूरा का पूरा खेल शुरू किया, आप मियोसिस करवाना स्टार्ट करते हैं एक डिप्लॉयड सेल के अंदर, यानी यहां पर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, 23 पापा वाले, 23 मम्मी वाले। क्या 46 क्रोमोसोम है? जब मैंने मियोसिस 1 कराया तो जितना सामान था आधा आधा बांट दिया 2 डॉटर सेल में, यानी पहले डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम, दूसरे में भी 23 क्रोमोसोम। क्या मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है? यस गुरुजी। क्या रिडक्शनल डिवीजन है? बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो आपके 2 डॉटर सेल बने हैं, डॉटर सेल 1 एंड डॉटर सेल 2, इनमें 23 क्रोमोसोम गए हैं। यहां हमारे पास 2 सेट थे, हमने इन दोनों सेट को सेपरेट किया है, यानी क्रोमोसोम का नंबर सीधा सीधा आधा हो गया है। क्या इसी को हम रिडक्शनल डिवीजन कह रहे थे? बिल्कुल कह रहे थे सर, सर बिल्कुल कह रहे थे। यही तो बात है, यही तो बात है। एंड अब समझ लो मेरे भाई, यहां पे इस डॉटर सेल को देखो, इस डॉटर सेल से यहां पर आपके 2 डॉटर सेल बने हैं। यहां कितना क्रोमोसोम गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। एक सेंट्रोमेयर है, एक सेंट्रोमेयर है, मैं कह रहा हूं 1 क्रोमोसोम गिना जाएगा, गिना जाएगा।
इस डॉटर सेल में भी एक, इस डॉटर सेल में भी एक। क्या एग्जैक्टली ये वही मैकेनिज्म है जो माइटोसिस में हो रहा था? यस गुरुजी, ये तो इक्वेशनल डिवीजन है ना। यहां अगर 23 क्रोमोसोम है डॉटर सेल्स के अंदर, यहां भी 23 ही तो पहुंचेंगे। सर बात समझ में आ गई? इसका मतलब मियोसिस 2 जो है ये इक्वेशनल है सर, प्रूफ हो रहा है, आंखों के सामने लिखा हुआ है। और मेरे भाई जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शनल है, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से देखिए, कई बच्चे लिख रहे हैं रिपीट। अगर आप नए हो, आप में से कई बच्चे जो है शायद 3.0 के स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर आप 3.0 के हैं तो एक बार अपना हाथ खड़ा करें, एक बार हाजिरी लगाएं, 3.0 स्पैम करें इन द चैट सेक्शन। एक बार फटाफट लिखें कि सर हम 3.0 के हैं। आपके लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि आप हुंकार लगाएं कि हम 3.0 के बच्चे हैं, है ना? आर यू गाइस फ्रॉम 3.0 बैच? आप यकीन 3.0 के बच्चे हैं? यस 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 यस, बताइए। 2.0 के हैं सर, 3.0 के, 3.0 के। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0, है ना? बढ़िया। 3.0 के बालकों के लिए एक खास सूचना है, तुमने एंट्री बहुत गलत पॉइंट पे मार ली है, मौत को दस्तक दे रहे हो सीधा सीधा। भाग जाओ, बहुत ज्यादा सिलेबस हुआ नहीं है अभी, है ना? जब तक आपका 3.0 स्टार्ट होगा, अगर आपको पढ़ना ही है, हमारे साथ साथ पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका दिल से स्वागत है। लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे भाई इत्मीनान से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। थोड़ा सेल पढ़ो, थोड़ा सेल साइकिल सेल डिवीजन जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, तब जाके यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर, ठीक है? और बाकी जो 2.0 के अपने छात्र हैं उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, पर जो 3.0 के स्टूडेंट है मेरे भाई, थोड़ा संभल के आओ, थोड़ा पढ़ के आओ। एंट्री पॉइंट बहुत गलत चुन लिया है ना? ऐसे पता लगा कि तुम डायरेक्टली जेनेटिक्स में आ गए, गुरुजी हम दिसंबर में आ गए हैं, 5.0 के स्टूडेंट हैं गुरुजी, दिसंबर में सीधा जेनेटिक्स में ही एंट्री मारेंगे। खोपड़ी ना उछल के बाहर आ जाएगी, है ना? कैच करनी पड़ेगी किसी को, साइड में एक आदमी रखना जो तुम्हारी खोपड़ी कैच कर ले, चीथड़े उड़ जाएंगे इसकी हड्डी के, है ना? इतना जोर से दिमाग अंदर से खटखटाएगा खोपड़ी को कि सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा संभल संभल के आओ। ऑलराइट, आइए आप सभी बालकों के लिए, और अगर आ रहे हो तो ये सोच के आना कि हाँ भाई पढ़ा जाए इज्जत से, ईमानदारी से बैठ के, ठीक है? आइए, मियोसिस में मैंने क्या कहा? मियोसिस में मैंने कहा कि आपके पास एक डिप्लॉयड सेल है। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं कह रहा हूं कि मेरे गाल के सेल में, ह्यूमन चीक सेल में मियोसिस हो रही है। ह्यूमन चीक सेल में मेरे पास टोटल कितने क्रोमोसोम है गुरुजी? 46 क्रोमोसोम है, जिसको मैं प्यार से कह सकता हूं मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 मेरी मम्मी से मेरे पास आए, 23 मेरे पापा से मेरे पास आए, 23 मेरी मम्मी ने दिए, 23 पापा ने दिए, तब जाके 46 हुए हैं। इसे मैं 23 पेयर बोलता हूं। मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1 पापा के 1 के साथ पेयर बना बैठा, मम्मी का क्रोमोसोम 2 पापा के 2 के साथ पेयर बना बैठा। जो एक जैसे क्रोमोसोम है वो पेयर बना लेते हैं, इसे होमोलोगस पेयर कहते हैं। 1 2 के साथ नहीं जुड़ सकता, 2 3 के साथ नहीं जुड़ सकता, 3 5 के साथ नहीं जुड़ सकता, 5 7 के साथ नहीं जुड़ सकता। ऐसे रैंडम कॉम्बिनेशंस नहीं बनते। 1 1 के साथ जो बराबर साइज के हैं, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ, दिस इज हाउ कॉम्बिनेशंस आर बीन मेड। तो यहां पर मैं कह रहा हूं भाई, ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये पापा का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 1 है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, यानी इनका शेप साइज स्ट्रक्चर सब बराबर है, तो इन्होंने पेयर बना लिया। इनके बीच में एक इनविजिबल गोंद है जो मैं दिखा नहीं रहा, इन दोनों ने पेयर बना लिया है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब ये जो पेयर है इसमें सबसे पास पास वाली क्रोमेटिड कौन सी है? क्या ये वाली और ये वाली बहुत पास पास है? नहीं सर, ये तो बहुत दूर दूर है। क्या ये वाली और ये वाली बहुत पास पास है? नहीं सर, ये भी दूर दूर है। क्या ये वाली और ये वाली सबसे पास पास है? हाँ सर, सबसे पास पास तो यही है, सबसे पास पास तो यही है। जब पेयर बनेगा इन दो क्रोमोसोम का तो सबसे पास पास यही क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे के इतना नजदीक आ जाते हैं कि एक दूसरे पे चढ़ाई कर देते हैं, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये एक दूसरे के इतना पास आ जाते हैं कि ये एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाते हैं, इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं, इसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। नीचे वाला जो है ये भी क्रॉस कर देगा, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग? क्रॉसिंग ओवर कह दे रहे हैं। जी गुरुजी, बात समझ में आ गई। और जब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो मेरे भाई इस वाली आर्म का छोटा सा पार्ट यहां चला जाएगा, इस वाली आर्म का छोटा सा पार्ट यहां चला जाएगा, तभी तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अगर मैं यहां पर क्रॉसिंग ओवर कर रहा हूं, इस वाले का छोटा सा पार्ट यहां, इस वाले का छोटा सा पार्ट यहां, यानी काटा पीटी शुरू हो जाएगी। इसी को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, नई कॉम्बिनेशन बनेगी। यानी ये जो आपकी क्रोमेटिड्स हैं ये अपने थोड़े थोड़े पार्ट्स एक्सचेंज कर लेंगी। ठीक है, ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई।
अब इसी चीज को प्रैक्टिकली होते हुए देखिए, मैं कह रहा हूं मेरे पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, एक पापा ने दिया सेट, एक मम्मी ने दिया सेट। सारे के सारे 23 क्रोमोसोम बनाने की जरूरत नहीं है, एक से ही हमें समझ में आ जाएगा ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है पापा ने दिया, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है मम्मी ने दिया, दोनों 1 है, तो क्या ये होमोलोगस हैं? अब होमोलोगस हैं तो ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, इनकी आर्म्स एक दूसरे पे चढ़ जाएंगी, तो क्या यहां क्रॉसिंग ओवर हो गई? क्रॉसिंग ओवर हो गई। ये जो पिंक वाली आर्म है इसका छोटा सा पार्ट हरे वाले पे आ जाएगा, हरे वाले का पिंक वाले पे, हरे वाले का पिंक वाले पे, पिंक वाले का हरे वाले पे। जी गुरुजी, यानी रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी, रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगी। पिंक वाले का पार्ट हरे वाले पे आ गया, पिंक वाले का पार्ट हरे वाले पे आ गया, हरे वाले का पिंक वाले पे, हरे वाले का पिंक वाले पे। क्या रिकॉम्बिनेशन हुई? क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हुई? हो गई। अब मैं कह रहा हूं इस एक सेल से दो सेल्स बनेंगे। सिंपल सी बात है, जितना आपको यहां पर मसाला दिया हुआ है, दो सेल्स बना रहा हूं, क्या इनमें आधा आधा बांट दूंगा? यही मैथ कहता है, यही विधान कहता है। क्या एक कुदरत का नियम है? दो बिटिया सेल है, मेरी कलेजी की टुकड़ियां हैं, दोनों को आधा आधा मसाला दे दूंगा, एकदम दे दूंगा। तो यहां पे मेरे पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, एक पापा का सेट, एक मम्मी का सेट। 23 क्रोमोसोम पापा ने दिए, 23 मम्मी ने दिए। क्या दोनों डॉटर सेल में 23 भेज दूंगा? भेज दूंगा। यानी शुरू में मेरे पास 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन अब दोनों डॉटर सेल में 23 ही पहुंचे। क्या मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा रिडक्शन हुआ है? हुआ है गुरुजी। क्या यहां पर मेरे भाई सीधा सीधा रिडक्शन हुआ है? एकदम हुआ है गुरुजी। दैट्स व्हाई मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि सेट को मैंने सेपरेट कर दिया है। गुरुजी बात समझ में आ गई? गुरुजी बात समझ में आ गई। लेकिन अब इस सेल को देखो, ये एक डॉटर सेल है, दो डॉटर सेल बना लिए, एक को देखो, अगर ये एक डॉटर सेल है, इसको मैं और दो डॉटर सेल में डिवाइड करूंगा, तो क्या मेरे भाई यहां पर सीधा जितना मसाला है इसको दो पार्ट्स में बांट दूंगा? एकदम बांट दूंगा गुरुजी। एक क्रोमेटिड एक डॉटर सेल में, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे डॉटर सेल में। ये क्रोमेटिड कंप्लीट क्रोमोसोम बन जाएगी, ये क्रोमेटिड दूसरा क्रोमोसोम बन जाएगी। यानी मेरे भाई यहां भी एक क्रोमोसोम पहुंचा इस डॉटर सेल में, यहां भी एक क्रोमोसोम पहुंचा, पेरेंट सेल में भी एक ही क्रोमोसोम था। अर्थात इक्वेशनल डिवीजन है। सेम माइटोसिस जो पढ़ के आए हैं वही बात हो रही है। यस गुरुजी, वही बात हो रही है। तो क्या ये इक्वेशनल डिवीजन प्रूफ हो गया? बिल्कुल प्रूफ हो गया। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो ये जो मेरे पास सेल है पेरेंट सेल, क्या ये डिप्लॉयड है? डिप्लॉयड है। और यहां मेरे पास ये जो डॉटर सेल बनी, क्या ये हैप्लॉयड बनी रिडक्शनल डिवीजन से? बिल्कुल बनी। एंड यहां मेरे भाई इक्वेशनल डिवीजन से हैप्लॉयड बन गई, एकदम बन गई। तो 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं एक डिप्लॉयड सेल से। क्या ये बात प्रूफ हो गई? हो गई। 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनते हैं, ऑल डिफरेंट। क्या ये बात प्रूफ हो गई? बिल्कुल हो गई। क्या 4 डिफरेंट डॉटर सेल बने? ये बात प्रूफ हो गई, एकदम प्रूफ हो गई। एंड मियोसिस 1 रिडक्शनल है, क्या ये बात प्रूफ हो गई? हो गई। मियोसिस 2 इक्वेशनल है, क्या ये बात प्रूफ हो गई? बिल्कुल हो गई। यानी इस डायग्राम से ऑलमोस्ट सबका सब प्रूफ हो गया। बिल्कुल हो गया सर, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? मैं कहता हूं कि डायग्राम बोलते हैं और डायग्राम बोल रहे हैं, और ये डायग्राम और बहुत कुछ बोल रहा है। अगर मैं इस डायग्राम को खोलने पे आया तुम पागल हो जाओगे। अगर तुम्हें थोड़ा टाइम देना है इस डायग्राम को तो मैं आपको और बातें बता देता हूं जो मैं आगे भी लिखवाऊंगा। लेकिन फिर भी ये डायग्राम कितना कुछ और कह रहा है, क्या आप जानना चाहोगे? एक बार बताओ, मैं इस डायग्राम की गहराई तक ले जाता हूं आपको। हर डायग्राम में 1000 रहस्य छुपे होते हैं। इस डायग्राम में और भी बातें छुपी हुई हैं, और बहुत खतरनाक बातें छुपी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर का काम नीट में, अगर आपने नीट के पेपर कभी जीवन में सॉल्व किए हैं, आपको एक बात समझ में आएगी। आराम से मेरी बात को सुनना। ये जो मियोसिस 1 है, इसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग या क्रोमेटिड सेपरेशन नहीं होती, कोई चीरफाड़ नहीं होती। एक सेट इधर चला गया, एक सेट इधर चला गया, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके साथ में जुड़े हुए थे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। क्या ये 3 पॉइंट एनसीईआरटी के हैं? इन मियोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, देयर इज नो क्रोमेटिड सेपरेशन। कोई क्रोमेटिड आपस में सेपरेट नहीं हो रही, क्रोमोसोम के सेट ही सेपरेट हो गए। एंड देयर इज नो सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग, सेंट्रोमेयर को तो हम छू तक नहीं रहे। जबकि जो आपका मियोसिस 2 है, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इसमें आपका सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा और क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। सर ये बात समझ में आ रही है? और एक और बात सुनो, अगर यहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रही है तो एंजाइम लगेगा रिकॉम्बिनेज।
क्या यहाँ पे हरे वाले का टुकड़ा कट के पिंक वाले पे चिपका? यस। तो रिकॉम्बिनेज का काम क्या है? हरे टुकड़े को काटना, पिंक वाले पे चिपकाना, पिंक टुकड़े को काटना, हरे वाले पे चिपकाना। यानी रिकॉम्बिनेज के पास काटने और जोड़ने दोनों की एबिलिटी है गुरुजी। कितनी बात निकाल दूं इससे? यहां देखो एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक्स शेप्ड कियाजमाटा बनेगा। क्या ये भी मैं आपको मियोसिस के एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा? कितनी बातें निकाल सकते हैं इससे। मैं कह रहा कि अगर मैं इस स्लाइड को लेकर के और इसका ही रेफरेंस ले लेके अंदर घुसता रहूं, कम से कम एनसीईआरटी के 50-60 पॉइंट तो आराम से हम मियोसिस के यहीं से निकाल लेंगे, जो हमने निकाले भी, क्योंकि हमने पूरी रिकॉम्बिनेशन पढ़ ली है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो, आप कहो तो मैं सारी बातें लिखवा देता हूं। बिकॉज आपको लग रहा है, आप में से कई लोग लिख रहे हैं सर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बताया, सर पकाइटिन। मेरे भाई मैंने शुरू ही नहीं किया है माइटोसिस मियोसिस, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है। ये तो मैं तुम्हें जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अपना इंट्रोडक्शन इतना घातक होता है भाई। अभी तो मैंने टॉपिक शुरू भी नहीं किया है, मैकेनिज्म पे तो मैं आया ही नहीं हूं। मैकेनिज्म तो हम करेंगे शुरू, तब गहराई में निकलेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। इन बातों को लिखना चाहोगे? इन बातों को लिखना चाहोगे? अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक एक चीज दिखाते हैं, एक एक चीज लिखते हैं। आपको कुछ मजेदार बातें लिखवाता हूं, जिससे जब हम पढ़ें द डिटेल्ड मैकेनिज्म तो हमें थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, कुछ बातें लिखते हैं। आओ बातें लिखेंगे। बातें अबाउट मियोसिस, बातें अबाउट मियोसिस, जो हमने डायग्राम से ही निकाली और हमें बहुत हेल्प करेंगे। सारी बातें लिख डालते हैं मेरे भाई, बातचीत करेंगे। छोटी बातचीत आपस में, बड़ी बात कोई करता ही नहीं हमसे। यस, आइए। क्या मेरे भाई मियोसिस 1 में कोई सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग या कोई क्रोमेटिड सेपरेशन, कोई चीर फाड़ हुई, कोई स्प्लिटिंग खींचातानी हुई? नहीं मेरे भाई, एक साइड के क्रोमोसोम एक साइड चले गए, दूसरी साइड के दूसरी साइड चले गए। हाँ, आप ये कह सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। क्रोमोसोम के 2 सेट थे हमारे पास, ये सेट सेपरेट हुए हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मम्मी का एक पापा का, ये जरूर सेपरेट हुए हैं। एक डॉटर सेल में चला गया, दूसरा एक डॉटर सेल में चला गया, ये लिख सकते हो आप। तो आप लिख सकते हो इन मियोसिस 1, इन मियोसिस 1, इन मियोसिस 1 क्या हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट। नोट बना लीजिए 5 रुपए का, नो सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग, क्योंकि सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग कहां हो रही थी? माइटोसिस में, तो ये मियोसिस 2 में होगी, जो माइटोसिस जैसा ही होता है। नो सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग और क्रोमेटिड सेपरेशन ऑकर, और क्रोमेटिड सेपरेशन ऑकर। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी, बात समझ में आ गई, एकदम बात समझ में आ गई। यस यस गुरुजी। मियोसिस 2 में देखिए, लिखने का टाइम मिलेगा, डोंट वरी। मियोसिस 2 में देखिए चीर फाड़ हुई है, क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, 2 अलग अलग डॉटर सेल में चली गई, एंड आपका सेंट्रोमेयर जो है इसके भी चीथड़े उड़ गए। तो इन मियोसिस 2 आपकी 2 चीजें हो रही हैं, जो कि आपकी माइटोसिस में भी हो रही थी। इन मियोसिस 2, इन मियोसिस 2 क्रोमेटिड्स सेपरेट, क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स। एकदम माइटोसिस वाली ही बात हो रही है, एंड सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दंगा पंगा नहीं। नया नोट बनाइए, 20 रुपए का नया नोट बना लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में हैं और एक दूसरे पर चढ़ाई कर चुके हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन अगर हुई है, तो एंजाइम कौन सा लगेगा जी? एंजाइम कौन सा लगेगा, एक बार फटाफट बताइए गुरुजी। एंजाइम लगेगा रिकॉम्बिनेशन के दौरान, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगेगा। क्या? रिकॉम्बिनेज। करेक्ट, बच्चा बच्चा नाम से ही डिकोड कर सकता है इस चीज को, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगेगा।
ठीक है। एंड यहां पर ये जो इलाका है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, यहां एक गोल गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जहां आपस में आर्म्स टकरा रही हैं, यहां एक गोल मटोल गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, नोड्यूल। नोड्यूल, गोल मटोल गांठ जैसे स्ट्रक्चर को हम नोड्यूल कहते हैं। जी गुरुजी, इसे कहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन nodule is formed during recombination. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी, ये बात समझ में आई। एंजाइम कौन सा लगेगा, एंजाइम लगेगा क्या, रिकॉम्बिनेज। एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेशन इज, एंजाइम यूज्ड in recombination is recombinase। recombinase, अब एक बात बता दो ना, रिकॉम्बिनेज का काम क्या है, खुद बताइए, रिकॉम्बिनेज का काम क्या है। अगर समझ लीजिए मैं इसको पिंकू बना दूं, क्या इस पिंक वाले का छोटा सा पार्ट काट के नीले वाले पे जोड़ना और इस नीलू का छोटा सा पार्ट काट के पिंकू पे जोड़ना, क्या यही काम है, यही काम है गुरुजी रिकॉम्बिनेज का। अर्थात पिंक वाले से एक पार्ट काटना, लीलू भाई पे जोड़ना, लीलू भाई का पार्ट काट के पिंकू भाई पे जोड़ना, यानी काटना और जोड़ना, इसके पास दोनों एबिलिटी हैं। काटने वाली एबिलिटी को क्या कहते हैं, काटने वाली एबिलिटी को क्या कहते हैं अरे गुरुजी, ये एबिलिटी तो उसमें बड़ी खतरनाक थी। आज भी रात को 3 बजे कुत्तों की तरह रोता हूं गुरुजी, में गली के कुत्ते सो जाते हैं, अब भाई रोता है ना दुखती रख पे हाथ रख दिया यार। क्या है काटने वाली एबिलिटी का नाम, एंडोन्यूक्लियस। अंदर डीएनए है ना, हाँ गुरुजी, तो यहां क्या है, एंडोन्यूक्लियस पार्ट भी है काटने वाला। यस, एंड जोड़ने वाला पार्ट क्या है, दूसरी जगह जाके चिपकाना भी तो है, चिपकाने को क्या कहे हैं, लाडले, लाइगेज पार्ट भी है। जब कोई काटेगा तभी तो कोई जोड़ेगा। यस गुरुजी, गुरुजी हमारे जुड़ने के दिन कब आएंगे, हर कोई काट के ही जा रहा है, ये तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है गुरुजी, कोई बात नहीं, है ना। आ जाओ भाई, एंडोन्यूक्लियस पार्ट टू कट, कटिंग एबिलिटी एंड ज्वाइनिंग एबिलिटी, इसके पास दोनों है क्या, जी गुरुजी इसके पास दोनों है, जी गुरुजी इसके पास दोनों है। यस यस, ये आपके रिकॉम्बिनेज की भी बात हो गई। तो कल जब हम डिस्कस करेंगे, इत्मीनान से जब हम चर्चा करेंगे, तो इस बारे में बात नहीं करेंगे, अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। यस यस, क्या रे लौंडा समाज तो रो दिया चैट सेक्शन में। डिप्रेशन में नहीं जाना है दोस्त, डिप्रेशन में हम एक लड़की के लिए रो दें, एक लड़के के लिए रो दें, इतने कमजोर हैं हम, बिल्कुल भी नहीं। एक लड़की के लिए कौन ही रोता है सत्ता जी, कौन रोता है बताओ कोई नहीं रोता गुरुजी, अच्छे बच्चे हैं हम, मर्द दी पुत्र हैं हम, मर्द दी गल्ला करेंगे, बता दो ना, इतनी बात समझ में आ गई। यस गुरुजी, ये बात तो हमें बहुत आसानी से समझ में आती है, कटने कटाने वाली तो इतना ठीक है। यस गुरुजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ भाई, इससे पहले मास्टर समाज ही रो दे। ठीक है भाई, इतनी बातें यहीं से निकाल डाली, यहीं से निकाल डाली गुरुजी। यस, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं गुरुजी, लेट्स मूव ऑन। रहने दो गुरुजी, सारे रेफरेंस ऐसे मत दो, लेट्स मूव ऑन गाइज, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, और चर्चाएं नहीं करेंगे इस पे। फेजेस ऑफ मियोसिस जो हमें पढ़ने हैं एक एक करके, फेजेस ऑफ मियोसिस। समझ लीजिए मैंने एक सेल ले डाला,
उस सेल से 4 सेल बनने तक मियोसिस में क्या क्या होता है, वो सारी वार्ता यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं। सारी की सारी वार्तालाप, बड़ी बातचीत छोटी बातचीत, सब यहां पर हम लोग करने वाले हैं। फेजेस ऑफ मियोसिस। लेट्स से आई हैव अ सेल, लेट्स से आई हैव अ सेल। वो सेल कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये सेल अगर डिप्लॉयड है, आए इतना मोटा पेन, ये सेल अगर डिप्लॉयड है तो इस डिप्लॉयड सेल में, इस डिप्लॉयड सेल में क्या मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सबसे पहले ये जो डिप्लॉयड सेल है ये क्या करेगा, खुद बताइए। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले क्या मेरे भाई उस कार्यक्रम की तैयारी करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है, एकदम करनी पड़ती है ना, एकदम करनी पड़ती है। क्या यहां प्रेपरेशन होगी, और प्रेपरेशन को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। क्या प्रेपरेशन को हम लोग कहते हैं? इंटरफेस। जी गुरुजी, इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेज में 3 सब फेजेस आते हैं। क्या देश का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि इंटरफेज में 3 सब फेजेस आते हैं? सबसे पहले गुरुजी आता है G1 फेज, जिसे गैप 1 फेज कहते हैं। उसके बाद आता है S फेज, जिसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। और फिर आता है G2 फेज, जिसे गैप 2 फेज कहते हैं। क्या ये इंटरफेज की पूरी परिभाषा है? जी गुरुजी बिल्कुल है, हम सब इस बात को जानते हैं। करेक्ट, करेक्ट है सर। तैयारी हो गई, अब क्या होगा? मियोसिस 1 होगा क्या शेर? यस गुरुजी, अब क्या होगा? मियोसिस 1 होगा, यानी तैयारी हो गई है। अब क्या होगा? मियोसिस 1 होगा, बिल्कुल मियोसिस 1 होगा सर। एंड मियोसिस 1 में या दुनिया के किसी भी डिवीजन में कौन सी 2 चीजें होती हैं? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती हैं। एकदम होती हैं सर। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती हैं, एकदम होती हैं सर। तो सबसे पहली चीज यहां क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहली चीज यहां पर क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में मुझे बताइए 4 सब फेजेस होते हैं, ये भी देश का बच्चा बच्चा जानता है। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो अगर मियोसिस 1 का प्रोफेज है तो इसके आगे लिख देंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये प्रोफेज 1 बहुत ही लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होता है। लॉन्ग तेवे लच्ची होता है, ये बहुत लंबा और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यानी इस प्रोफेज 1 में और भी छोटे 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 सब फेजेस हैं। ठीक है, वो छोटे सब फेजेस क्या हैं? इनके लिए एक ट्रिक है, ला जरा पानी दे दे, या ला जरा पेन दे दे, ला जरा पेन दे दे। और ये एंड में जो दे दे है ये सेम है, लेकिन मेरे भाई इनके नाम अलग अलग होंगे, जो कि आप एक ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। ला का मतलब एल, दैट इज लेप्टोटीन। जरा का मतलब जाइगोटीन, जेड से जाइगोटीन। पी का मतलब पैकाइटीन। डे का मतलब डिप्लोटीन, सबके एंड में टीन 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 आ रहा है तो ये एक साथ आ जाएगा। एंड आखिरी डी सबसे अलग नाम है, दैट इज डायाकाइनेसिस। नाम के एंड में काइनेसिस आ रहा है, सबसे अलग आ जाएगा। ला जरा पेन दे दे, that is your prophase 1 has 5 different sub phases. ला जरा पेन दे दे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। करेक्ट है। अब प्रोफेज 1 के बाद क्या आता है? प्रोफेज 1 के बाद क्या आता है? प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज 1। मेटाफेज के बाद क्या आता है? एनाफेज, एनाफेज 1। एंड एनाफेज के बाद क्या आता है? टीलोफेज, तो टीलोफेज 1। अब ये पूरा का पूरा कैरियोकाइनेसिस हो गया है क्या? पूरा का पूरा कैरियोकाइनेसिस हो गया है, हो गया है। पूरा का पूरा कैरियोकाइनेसिस हो गया है। एंड में क्या आ जाएगा? साइटोकाइनेसिस आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस आ जाएगा। करेक्ट। अब साइटोकाइनेसिस आ गया तो आपके एक सेल के 2 सेल बन गए हैं, एक सेल के 2 सेल बन गए हैं। आप खुद बताइए मियोसिस 1 कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन है क्या? बिल्कुल रिडक्शनल डिवीजन है सर। तो क्या यहां एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे? बन जाएंगे, एकदम बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। अब यहां पर क्या हुआ? 2 सेल्स बन गए। अब ये दोनों सेल, अब माइटोसिस में क्या था? एक सेल से 2 सेल बन रहे थे। सिर्फ आपको एक ही फंक्शन अटेंड करना था, दैट इज शादी। किसी की शादी में गए, खाना वाना भोजन वोजन लपेट के 50 रुपए का लिफाफा देके 5000 की प्लेट फाड़ के घर पे वापस। यहां शादी में भी जाना है, इसके बाद पड़ोसी गोलू की बर्थडे पार्टी भी है, उसमें भी जाना है। तो बीच में थोड़ा सा आप रेस्ट लेंगे, हल्का सा रेस्ट लेंगे, छोटा सा रेस्ट फेज आएगा जिसमें आप क्या कर रहे हैं? बस आराम कर रहे हैं, हल्का सा।
पूरा का पूरा आराम नहीं कर रहे। जैसे कि आप यहां पर बढ़िया आराम से अपने बंडी में बैठे हुए थे, बनियान में बैठे हुए थे, फिर आप सूट बूट में आ गए। अब भैया गोलू की बर्थडे में भी उसी सूट बूट में चले जाओ ना, थोड़ा बहुत बीच में जो रेस्ट है उसमें सॉक्स उतार दी, जूते उतार दिए, टाई ढीली कर ली, बस इतना ही। बाद में दोबारा से टाई टाइट की, जूते पहने, और गोलू की बर्थडे पार्टी में बार बार कपड़ा नहीं पहनेंगे, बार बार सूट बूट में नहीं आएंगे। एक ही बार सूट पहन लिया है, उसी में सारे के सारे मामले निपटा देंगे। तो बीच में क्या रहता है, एक छोटा सा फेज रहता है, इसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटर यानी इन बिटवीन यानी बीच में, काइनेसिस यानी डिवीजन, दो डिवीजन के बीच में, दो डिवीजन के बीच में ये फेज आएगा, जो कि छोटा सा फेज है, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें मियोसिस 2 भी कंप्लीट करनी है। तो इंटरकाइनेसिस इज अ स्मॉल फेज, इज अ वेरी स्मॉल फेज। क्या यहां डीएनए रेप्लिकेशन होगी? नहीं सर, ये तो आपका एस फेज में होती है, यहां कोई बीच में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, बस सेल थोड़ा सा सांस ले रहा है कि आगे चल के भैया और काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आपकी मियोसिस 2 हो जाएगी। यस गुरुजी, हम लोग मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगे, जो माइटोसिस जैसी होती है, हम मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगे। तो इसमें भी पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, बिल्कुल होगा। कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेजेस होंगे आपके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एकदम सही बात है गुरुजी। तो ये सारे के सारे फेजेस यहां भी होंगे, बस इनके नाम के आगे 2 लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। प्रोफेज 2 क्योंकि मियोसिस 2 की बात हो रही है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, 2 आ जाएगा नाम के आगे, बिल्कुल। और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, बिल्कुल, सेल्स के चीथड़े उड़ जाएंगे। तो यहां पर 2 डॉटर सेल थे, 2 डॉटर सेल से कितने डॉटर सेल बन जाएंगे? 4 डॉटर सेल बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल बन जाएंगे। क्या ये पूरा का पूरा खेल है जो आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिला? जी गुरुजी, देखने को मिला ना गुरुजी। सबसे पहले एक सेल था जिसको इंटरफेज में भेजा, क्या इसे G1 में जाने का मौका मिला, S में जाने का मौका मिला, G2 में जाने का मौका मिला, एनवायरमेंट मिला, इसको मिला। इसके बाद मेरे दोस्त क्या ये मियोसिस 1 में घुस गया। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस करेगा, यानी प्रोफेज में जाएगा। प्रोफेज में भी 5 सब फेजेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस में जाने को मिला। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो 1 से 2 सेल बने गुरुजी। यहां पर ये 2 सेल हैं, क्या ये आपके बीच में रेस्ट गए, रेस्ट करने को मिला गुरुजी। उसके बाद मियोसिस 2, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, इसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस, क्या 2 से 4 सेल बना लिए, देखने को मिला गुरुजी, बहुत शानदार। एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बने, रिडक्शनल डिवीजन। 2 हैप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बने, इक्वेशनल डिवीजन। ये बात भी प्रूफ हो गई, कौन रिडक्शनल कौन इक्वेशनल, सीधा सीधा बात हमें समझ में आती है। अब मेरे भाई मेरी बात को गौर से सुनना। क्या ये G1 S G2 के बारे में हम पहले से जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या ये जो मियोसिस 2 है ये माइटोसिस जैसी है, क्या इसके बारे में हम पहले से जानते हैं? जानते हैं। प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, क्या हम पहले से जानते हैं? जानते हैं। यानी हमें सिर्फ यही बात करनी है मियोसिस 1 की। यस गुरुजी, ये हम कल कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। यस, बहुत शानदार, यही बात है बस। इंटरकाइनेसिस क्या है? देखिए, आपने सबसे पहले तैयारी की, घर में आप बैठे थे एकदम शाही बरमूडा कच्छे और बनियान में, इसे हम कह रहे हैं रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज, अभी आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आपको कॉल आया, देश की ड्यूटी पे बुलाया गया आपको, आप सूट पहन के, कोट पैंट पहन के शादी में चले गए। एक इनविटेशन पहला शादी का था, कोट पैंट पहन के चले गए, फिर बाद में घर आ गए वापस। लेकिन आपको पता है आगे एक और इवेंट है भाई, पड़ोसी के बच्चे की बर्थडे पार्टी भी है, केक भी लपेट के आना है। अभी स्वीट डिश छोड़ दी थी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन छोड़ दिए थे ब्याह में, कि यहां जाकर के केक लपेटा जाएगा। तो अब बीच में थोड़ा सा रेस्टिंग फेज है, 15 मिनट बाद बर्थडे पार्टी स्टार्ट होगी। मोहल्ले का सबसे फेमस भैया हूं मैं, जब तक मैं नहीं जाता बच्चे अपना केक नहीं काटते, चिंगाड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, घर वालों का मुंह नोच डालते हैं कि भैया को बुलाओ तब जाके केक कटेगा। तो मेरे भाई ये तो अपना बनाया हुआ कल्ट है आसपास, बच्चा समाज में अपनी बहुत इज्जत है ना। तो यहां पर अब बीच में बच्चा रो दिया कि भैया आएंगे तभी केक कटेगा, तो बीच में 15 मिनट का मेरे पास जो गैप था उसमें मैं टीवी वीवी देखने लगा, कोई छोटे मोटे काम, रेस्ट कर लिया कि हाँ 2 इवेंट के बीच में हल्का सा रेस्ट होना चाहिए। तो यहां मेरे भाई इंटरकाइनेसिस स्मॉल रेस्टिंग फेज, जहां थोड़ा बहुत मैं अपने आप को हल्का सा रिलैक्स कर सकता हूं, बाद में दोबारा से टाई तानी और चले गए भाई के बर्थडे पे। यस,
फिर भाई का केक कटवा के अब जाकर जो है सारा का सारा काम डन हो गया, यहां डिवीजन प्रॉपर हो चुकी है, यानी दोबारा से अब मैं अपने घर की शाही पोशाक में, बरमूडा चड्ढे में और बनियान में आ सकता हूं। यहां जो आपका टीलोफेज होगा इस दौरान डीएनए फिर से खुल जाएगा, यहां पूरा नहीं खुलेगा, क्यों? क्योंकि इसे आगे भी जाना है। यह भी एक कंसेप्ट है। यस यस, ये बात हमें देखने को मिली गुरुजी। ये पूरा का पूरा मसाला जो है आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, समझ लो कोई सेल है ये इंटरफेज में गया, इंटरफेज में क्या होगा, जीवन फेज में क्या क्या होता है लिख के बताइए जितने पॉइंट याद हैं। जीवन फेज में सर ज्यादातर ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करती हैं, सेल सबसे ज्यादा अपने साइज को बढ़ा लेता है, यानी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। यहां पर गुरुजी प्रोटीन भी बनेंगे जो एस फेज में बहुत काम आएंगे, एज वेल एज गुरुजी यहां एटीपी भी खूब सारी बनेगी जो एस फेज में मदद करेगी। इतना होने के बाद एस फेज में भेज दिया सेल को, एस फेज में भेज दिया, यहां डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए जो नया बना है उसको पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन भी बनेंगे, एज वेल एज यहां सेंट्रियोल सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट करेंगे। गुरुजी बात समझ में आ गई? तो बच्चा बच्चा जानता है। G2 में सेल थोड़ा बहुत ग्रो करेगा, बची कुछ ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेंगे जो कि खींचातानी में काम आएंगे। सर देश का बच्चा जानता है। मियोसिस 1 हमें डिटेल में पढ़नी है कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस में क्या होगा, यह हमें आगे पता लगेगा, कल पता लगेगा। इंटरकाइनेसिस में थोड़ा सा रेस्ट मारा, यहां चले गए मेरे भाई मियोसिस 2 में, यानी आपके 2 हैप्लॉइड सेल हैं, उनसे 4 हैप्लॉइड सेल हमको बनाने हैं। प्रोफेज में क्या होता है, दुनिया का कोई भी प्रोफेज हो उसमें डीएनए जो खुला खुला है वो पैक होगा, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जाने स्टार्ट होंगे और प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी गायब हो जाएंगे। मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम हैं एकदम सेल के सेंटर पे आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट बना लेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे जिससे खींचातानी बढ़िया हो सके। इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स लग जाएंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर और सारे क्रोमोसोम को मैं सेल के बीच में लगा लूंगा। उसके बाद क्या होगा, एनाफेज में क्रोमोसोम को एकदम बीच में रख दिया है, आधे ऊपर आधे नीचे, जितना भी मसाला है उसको आधा आधा बांट दूंगा और सेल के 2 अपोजिट पोल पे ले जाऊंगा। टीलोफेज में क्या होगा, अब मसाला आधा आधा बांट चुका हूं, ये जो मसाला है इसको कवर कर दूंगा न्यूक्लियर एनवेलप से, यानी न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी सब वापस आ जाएंगे। और फिर मेरे भाई आपके 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, फिर अपनी शाही तलवार लेके सेल को 2 टुकड़ों में काट डालूंगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएंगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके 2 से 4 सेल देखने को मिलना गुरुजी। ये बात होती है। बस समाज को इतना संदेशा चला जाना चाहिए कि इंटरफेज और मियोसिस 2 हमें ऑलमोस्ट आती है, हमें मेन जो फोकस करना है दैट इज ऑन मियोसिस 1। वी नीड टू टॉक अबाउट मियोसिस 1 इन डिटेल। यही हमारा कल का कोर मुद्दा, कोर टॉपिक होने वाला है। इतना अच्छे तरीके से मेरे भाइयों को समझ में आया तो बता दो ना। अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन कम से कम इसमें 1.5 घंटा लगेगा मियोसिस पूरा समझने में, बिकॉज इट इज डायग्रामेटिकल, कंप्लीट डायग्रामेटिकल। 2 शीट में कंप्लीट होगा, लेकिन मेरे भाई जो कंप्लीट होगा कल जो हम करने वाले हैं, पाब्लो पिकासो ही बनेंगे। आपको अभी एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, एक कोरा पन्ना लेकर आए या 2 कोरे पन्ने लेकर आए, पहले मेरे साथ रफ डायग्राम बनाएं और फिर फेयर अपनी कॉपी में बनाएं एज अ होमवर्क। अगर आपने मेरे साथ डायग्राम बना लिया और सुन लिया मेरी बातों को और समझ लिया और उसके बाद एक बार खुद से फेयर डायग्राम बना लिया, नोबडी कैन बीट यू अप, आई कैन लिटरली बेट ऑन दिस। फाड़ डालोगे पूरे के पूरे टॉपिक को। कल 8 नंबर का काम नाच गाने से करा दूंगा, रेमो डिसूजा बन के करा दूंगा, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। हर एक छोटे से छोटा मुद्दा भी डायग्राम बोलेंगे, और बोलेंगे नहीं कल तो राग मल्हारी गाएंगे तुम्हारे कान में आके, क्योंकि इतना खतरनाक डायग्राम होगा, अलग ही लेवल का डायग्राम होगा, तो उसको हम लोग करेंगे। यस, यहां देखो मेरे शेर, यहां देखो एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पर फिर पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, अगर बच्चे पैदा करने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, तो 2 ऑर्गेनिजम्स के गैमेट को फ्यूज करना पड़ता है। एक गैमीट में अगर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो 2 गैमीट जब आएंगे तो डिप्लॉइड सेल बन जाएगा, 2 सेट आ जाएंगे, एक मम्मी से एक पापा से। सॉरी, गैमीट बनने के दौरान जो क्रोमोसोम रिड्यूस कर दे, ऐसी डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे डिवीजन को हम लोग मियोसिस कहते हैं, जहां डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो जाए। फर्टिलाइजेशन जब होगी 2 हैप्लॉइड सेल में, तो दोबारा से डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाएगी, यानी फर्टिलाइजेशन में दोबारा हैप्लॉइड सेल्स को जोड़ के हम डिप्लॉइड सेल बना देते हैं। बात समझ में आ गई। मियोसिस जो है इसमें 2 सीक्वेंशियल डिवीजन होते हैं, 2 बार कैरियोकाइनेसिस, 2 बार साइटोकाइनेसिस, इसको मियोसिस 1 और 2 कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन हुआ गुरुजी, क्या ये बात आप प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एस फेज एक ही बार आ रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एक बार, कैरियोकाइनेसिस 2 बार हो रही है, साइटोकाइनेसिस 2 बार हो रही है। 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन, सेल डिवीजन
हो रही हैं यहां पर। तो 2 साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, सिर्फ एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट किया। मियोसिस 1 जो है ये मेरे भाई आपका तब शुरू होता है जब प्रेपरेटरी फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेट कर गया हो, यानी एस फेज हो गया, तैयारी होगी, उसके बाद मियोसिस 1 एंड देन आफ्टर मियोसिस 2 यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, एंड मेरे भाई रिकॉम्बिनेशन भी होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। गुरुजी ये तो हमने आज ही पढ़ा है, बहुत मजेदार चीज है, समझ में आ गया। एंड आपके एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस। एक सेल से 4 सेल बने, करेक्ट। एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बने, करेक्ट। एंड चारों डॉटर सेल डिफरेंट बनी, करेक्ट। सारी बातें कर चुके हैं। यहां देखिए भाई, सबसे पहले यहां तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमने तो बहुत डिटेल में देखा है। सबसे पहले आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद आपका प्रोफेज 1, इसमें भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। 4 सेल्स बन जाएंगे, पूरा देख लिया हमने। यहां पर अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंजर्व करना है तो मेरे भाई हर स्पीशीज में क्रोमोसोम को कंजर्व करने के लिए मियोसिस आती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी यहां पर बढ़ती है, वेरिएशंस बढ़ती हैं, क्योंकि चारों डॉटर सेल जो बनी है मियोसिस से वो डिफरेंट बनी है, तो यहां पर आपको अडेप्टेशन या इवोल्यूशन में भी फायदा होता है। दिस वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज सिग्निफिकेंस दोनों हो चुके हैं। अब बस मियोसिस 1 रहता है, अब बस मियोसिस 2 रहता है। इनको हम लोग आराम से कल कर लेंगे विद डायग्राम्स, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर क्वेश्चंस हो सकता है हम ना बना पाए, क्योंकि आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ा है, पर फिर भी लेट्स चेक कि कितना हम लोग बना सकते हैं, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द पेपर एनालिसिस पार्ट। यस, साइनेप्सिस, कियाज्माटा, टेट्राड, मियोसिस, सिनेप्सिस, यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। कर लो ना कर लो एक ही बात है, ठीक है ठीक है। सेंट्रोमेयर कब फटेगा ये सवाल कर दो, सवाल नंबर 6, थाला -1। ऐसा कौन सा फेज है जिसमें सेंट्रोमेयर फट जाता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है और सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है, कौन है वो, एक बार बताइए। आज करा तो दे मेरे भाई, पर टाइम हमारे पास है नहीं, सिर्फ हमारे पास 33 मिनट है। 33 मिनट में तो शुरू भी नहीं हो पाएगा ढंग से। कहोगे तो मैं करा दूंगा भाई, लेकिन टाइम लगेगा, फिर 4 बज जाएंगे। यस, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। कल करने का फायदा क्या है ये भी मैं समझा देता हूं। आज अगर मैं आपको करा देता हूं ये टॉपिक, तो कल मुझे लिविंग वर्ल्ड पढ़ाना पड़ेगा। पहला लेक्चर मैं रिकॉर्डेड डालने की सोच रहा हूं, क्योंकि वो पार्ट आपका सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के सिलेबस में है, और उससे पूछा भी नहीं जाता कुछ, तो वो हम रिकॉर्डेड डाल देंगे। तो उससे हमें एज मिलेगी थोड़ी सी सिलेबस में, हम डायरेक्टली सैटरडे को एक बड़ा लेक्चर लेकर के लिविंग वर्ल्ड को थोड़ा सा पेस पे करा सकते हैं, ये बात हो जाएगी। क्योंकि अगर आज मैं करा भी दूंगा, कल मेरे को रिकॉर्डेड डालना पड़ेगा, रात तक आप रिकॉर्डेड देख नहीं पाओगे, अच्छा खासा लेक्चर आएगा, लगभग पौने 2 घंटे का। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कहां फटा था, चीरने फाड़ने का काम माइटोसिस में हुआ था, और माइटोसिस से संबंधित क्या है, मियोसिस 2, तो मियोसिस 2। और एनाफेज में चीरने फाड़ने का काम आता है, एनाफेज 1 और 2 दोनों ऑप्शन में होते, तो ये कंफ्यूजिंग सवाल बनता। अभी ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि हमें पता है चीर फाड़ एनाफेज में ही होगी। लगभग 62% लोगों ने बिना पढ़े ही कर लिया है भाई। मेटाफेज में तो सारी की सारी चीजें आकर के लग जाती है सेंटर पे, चीर फाड़ कब होगी, चीर फाड़ होगी एनाफेज में। बेसिक पॉइंट था, पर कोई बात नहीं, इतने लोगों ने किया है, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ये सवाल देखते हैं एक बार, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं करने योग्य है या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, मार्क करिए। और ज्यादा टाइम दिया है, इसका मतलब केले का छिलका है इसके ऊपर, फंसोगे फंसोगे मेरे भाई, आराम से देख लो, आराम से सीख लो, आराम से सीखने की कोशिश करिए। असर्शन कहता है द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इंटर यानी बीच में, काइनेसिस यानी डिवीजन के, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, यानी शादी ब्याह और बर्थडे पार्टी के बीच में एक छोटा सा गैप है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरकाइनेसिस कह रहे हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। इंटरकाइनेसिस इज शॉर्ट लिव्ड, यानी स्मॉल फेज है, बहुत छोटा फेज है, एकदम सही बात है। लेकिन क्या शॉर्ट लिव्ड है इसीलिए दोनों स्टेजेस के बीच में आता है, क्या कोई लेना देना है इसका? इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन? इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो? नहीं सर, समझिए। असर्शन कहता है कि दो मियोटिक डिवीजन के बीच में इंटरकाइनेसिस फेज आता है, क्योंकि वो छोटा है। ये रीजन बैठ रहा है कहीं?
अगर ये बड़ा होता तो इसका नाम कुछ और रख देते, इंटरकाइनेसिस रख देते क्या, इसका नाम 4 R लग जाते इसमें। भाई ये छोटा हो बड़ा हो, इंटरकाइनेसिस मतलब 2 डिविजन के बीच में आ रहा है, छोटे बड़े का कोई लेना देना है ही नहीं। सो इट इज नॉट द राइट रीजन। ये छोटा है इसीलिए 2 फेजेस के बीच में आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, और इसमें ब्लंडर किया होगा। आओ भैया चेक कर लेते हैं। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों का कोई लेना देना है नहीं एज सच। उत्तर आएगा मिस्टर भूरा। कई बच्चों ने गलती करी है, 20% बच्चा केले के छिलके पे सीधा छप गया है एकदम जाके, दाल मखानी ने बढ़िया कर दिया है। यस यस ठीक है मेरे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुने। अब आपके टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाए और मैं आपको बताऊं कि अब आपको आगे से इन टेस्ट में एग्जैक्टली क्या ध्यान देना है। आई वुड रिक्वेस्ट टू टेक आउट योर नोटबुक्स और सम स्टिकी नोट और सम पीस ऑफ पेपर एज वेल एज अ पेन इन योर हैंड। सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारना है। बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग अ रैंक जो कि बहुत अच्छी हो, जो कि आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में लैंड करा पाए, देन आपको टेस्ट एनालिसिस कुछ इस प्रकार से करना है जैसे मैं बता रहा हूं, और इस चीज को आप मिस नहीं कर सकते। आप आज का लेक्चर मिस कर दो पर आप इस बात को मिस नहीं कर सकते। बहुत गौर से सुनना। As a mentor, as a guide, as a teacher, as an elder brother, this is the best piece of advice that I can put forth today. इससे बढ़िया मेरे पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं। आराम से मेरी बात सुनिए। आज कई बच्चे टेस्ट देकर आए, कईयों का स्कोर बन रहा होगा 550, कईयों का बन रहा होगा 450, कईयों का बन रहा होगा 300, कईयों का बन रहा होगा 200, डजंट मैटर। The only thing which is constant in all those students is that they need to improve. Even if a student is scoring 700 marks, अगर आपका स्कोर है, लेट से कोई R स्टूडेंट है, कोई S स्टूडेंट है, कोई P स्टूडेंट है, लेट से यहां पर इसका स्कोर जो है ये आ रहा है 710, तो भी तो मेरे भाई इंप्रूवमेंट का स्कोप है ना। यहां पर आ रहा है 705, तो भी तो इंप्रूवमेंट का स्कोप है। यहां आ रहा है 700, तो भी तो इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सिर्फ 720 वाला बच्चा ये बोल सकता है कि भैया मेरे तो पूरे मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो संपूर्ण बच्चा हूं। जब तक मेरे 705 710 नहीं आएंगे तब तक मैं इंप्रूवमेंट का स्कोप लेकर के नहीं बैठा हूं। अदरवाइज एक बच्चा जिसका 5 नंबर भी कटा है, क्या वो इंप्रूवमेंट का स्कोप लेकर के बैठा है? बैठा है गुरुजी, एकदम सही बात है। अब इंप्रूवमेंट आएगी कैसे, दैट इज अ कंसर्न। इंप्रूवमेंट कैसे आएगी ये आराम से देखना। जब भी आप टेस्ट देकर के आओ, आज मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट की टाइमिंग क्या थी मेरी? टेस्ट की टाइमिंग थी गुरुजी मेरी 2 PM से 5 PM, जस्ट फॉर रेफरेंस। मैंने 3 घंटे में अपना टेस्ट दिया, बढ़िया तरीके से मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। पहली बात तो मैंने ऑनेस्टली टेस्ट अटेम्प्ट किया है या नहीं ये बहुत मैटर करता है। ऑनलाइन में अगर मैं टेस्ट दे रहा हूं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मुझे देखना है। अब मैंने समझ लीजिए ईमानदारी से टेस्ट दिया एंड मेरे नंबर बन रहे हैं 450। इन 450 नंबर के बाद व्हाट कैन आई इंप्रूव? व्हाट कैन आई इंप्रूव? बहुत स्कोप है सर। 450 से 550 पे जाना है, 650 पे जाना है, 720 तक जाना है। बहुत ज्यादा नंबर का स्कोप पड़ा हुआ है गुरुजी मेरे पास तो। मेरे पास तो 270 नंबर का स्कोप सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मुझे। करेक्ट, एकदम दिखाई दे रहा है सर। अब मेरी बात को गौर से सुने। बच्चे क्या गलती करते हैं? दे फोकस ऑन दीज 270 मार्क्स कि मैं इसको कैसे ले आऊं। यू शुड फोकस अपॉन दीज मार्क्स ऑल्सो कि ये कैसे आए, ये कैसे आए ये भी देखना है। गुरुजी ये तो आ ही गए हैं, इनमें क्या देखना है? नहीं, मैं समझाता हूं। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऑप्शन 1 पेड़, ऑप्शन 2 ह्यूमन, ऑप्शन 3 पॉर्क्यूपाइन, ठीक है, ऑप्शन 4 चेयर। सर ये तो बड़ा आसान है। चेयर जो है ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। 4 नंबर मिल गए गुरुजी, बहुत खुश हो गए हम। क्या आपको पता है पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? ये कौन सीखेगा? दिस इज टेस्ट एनालिसिस। समटाइम्स यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम अ क्वेश्चन। इन एक्चुअल ये 180 सवाल नहीं है, ये 720 अलग अलग प्रकार के मार्क्स है जो आपको जुटाने हैं। 180 सवाल जो है एक्चुअल में इनमें 720 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और हर ऑप्शन से सवाल बनाना अगर आप सीख गए तो हर पेपर से आप 720 नए क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं रेदर देन 180, विच विल मेक यू वेरी वेरी वाइज, क्योंकि आप 4x प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे बाकी एवरेज बच्चों के कंपैरिजन में। यानी हर ऑप्शन जो आपके लिए बहुत नया है, क्योंकि नीट में ना एक पैटर्न है, अगर आपको पता हो, जो कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले कई सालों के
ऑप्शंस से एक नया क्वेश्चन बना है। अगर आपने इस पैटर्न को नोटिस किया है तो यू विल डेफिनेटली अलाइन विद मी। अगर आप पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन जो 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसके ऑप्शन के फॉर्मेट में एक चीज पूछी गई थी जो आपका पलट करके सवाल 2015 में बन के आ गया। लाइकवाइज 2016 में कोई ऐसा ऑप्शन था जो कि उठ करके 2020 में सवाल बन के आ गया। ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है मेरे भाई। तो यहां पर क्या है, ये सारे के सारे जो आप एडिशनल खुद से सवाल बनाएंगे ऑप्शंस को देख देख के, और इनको जब आप अपनी नोट्स में सप्लीमेंट करेंगे तो आपको मजा आना स्टार्ट होगा। यानी आप जब भी कोई भी टेस्ट देकर के आए, मेक अ शीट आउट ऑफ दैट। हमेशा एक शीट बनाएं और इस शीट पे आप पहले ही 180 नंबर डाल के रखें। चाहे आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एक ही बार लिख करके उसकी फोटो लेकर के प्रिंट निकाल लें। इस पे 180 जो है आपके नंबर लिखे हुए हैं। अब हर क्वेश्चन का आपको पैटर्न देखना है कि कोई क्वेश्चन मेरा सही हुआ तो क्यों हुआ, कोई क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बिकॉज गलती करने की ना एक एबिलिटी होती है आपकी, एक पैटर्न होता है, और वो जो पैटर्न है वो रिपीट करते हो आप। हर चीज का पैटर्न है इस पूरे यूनिवर्स में। आपकी गलती करने का, आपका पढ़ने का, मेरा पढ़ाने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। उस तरीके से हम लोग भाग नहीं सकते, उसकी हमें हैबिट बनानी पड़ती है। तो सिमिलरली अगर आपके यहाँ 450 नंबर आए हैं, दूसरी गलती हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो हम जो नंबर कट रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो नंबर आ रहे हैं हमारे इस पे भी फोकस करना चाहिए। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 क्या है? गलती नंबर 2 है कि हम लोग ना क्वांटम लीप लेना चाहते हैं। क्वांटम लीप लेने से पजामा फट जाता है। क्वांटम लीप मतलब सीधा छलांग मारे, 2x 3x 4x, दिस इज क्वांटम लीप। क्वांटम लीप कभी काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि 450 से आप चाहोगे कि अगले टेस्ट में मैं 600 स्कोर करूं, नहीं कर पाओगे। क्यों? एबिलिटी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई, अगर आप कहें कि 450 से मुझे 460 स्कोर करना है, इज इट अ टफ स्कोर टू केटर? बताओ, क्या ये टफ है? कहीं से भी टफ लग रहा है? किसी भी भाई को टफ लग रहा है ये? सर हमें बिल्कुल टफ नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि 10 नंबर बढ़ाने हैं, 2 क्वेश्चन तो आप एनी हाउ इंप्रूव कर लोगे। समझ लो आपकी शीट में आपने गलतियों का एक पैटर्न लिखा कि सर मेरी ओएमआर गलत भर दी मैंने। समझ लो ओएमआर बेस्ड टेस्ट दिया था मैंने, 3 क्वेश्चन की ओएमआर गलत भर दी, 15 नंबर तो सीधा यहीं से बढ़ सकते हैं। गुरुजी ओएमआर गलत भरने के साथ साथ कुछ मुझसे चिल्ली मिस्टेक हो गई, मैं तो सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं, या गुरुजी कोई ऐसी चीज थी जो आउट ऑफ द बॉक्स थी, मुझे समझ में नहीं आई थी क्लास में, बाद में जब मैं रजिस्टर जाके देखा तो मुझे समझ में आ गई। कोई ऐसी चीज थी जो एनसीईआरटी के बाहर थी, अब एनसीईआरटी के बाहर वाले पॉइंट को मैंने नोट कर लिया अपने नोट्स में, अगली बार ऐसा कोई सवाल आएगा तो इसके चीथड़े उड़ा दूंगा, अगली बार सेम गलती नहीं होगी। या मैंने क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ा, ऑल नहीं पढ़ा, सम नहीं पढ़ा, मोस्ट नहीं पढ़ा, नन नहीं पढ़ा, क्या ये सारी की सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझसे हो गई? मैंने रिवीजन ही नहीं किया था, मेरी ही गलती है, मुझे याद ही नहीं आया क्वेश्चन, मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया। अगर ये आप सारे के सारे रीजन ईमानदारी से लिख दोगे तो देयर आर नॉट मोर देन 7-8 रीजंस जिससे ज्यादा आप गलती कर पाओ। ये 7-8 रीजंस ही होते हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं, इससे ज्यादा रीजन बने ही नहीं है दुनिया में। एक ऑब्जेक्टिव पेपर में इससे ज्यादा गलतियां आप कर ही नहीं सकते। 7-8 प्रकार की गलतियां हैं। गलतियां तो कितनी भी कर लो, -180 स्कोर ले आओ, लेकिन कुछ प्रकार की ही गलतियां हैं जो आप करते हो। यस, अब ये जो प्रकार की गलतियां हैं इसमें से एक प्रकार पकड़ लो, कोई अपना फेवरेट जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां हुई कि सर मैं तो रिवीजन नहीं करके जाता। अगर आप हर टेस्ट में सिलेबस पूरा करके जाने लगे, क्या ये 450 आराम से अगले 3-4-5 टेस्ट में 550 नहीं बन जाएगा? खुद ब खुद बन जाएगा सर। अगर आपने सिली मिस्टेक करना अवॉइड कर दिया, हर क्वेश्चन को मार्क कर करके इज्जत से ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दिया, हर वर्ड पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, हर ऑप्शन को देखा, चारों ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या मेरे भाई ऑटोमेटिकली आपका ये 550 से धीरे धीरे 10 टेस्ट बाद 600 नंबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एंड आज के 450 स्कोर से लेकर के आगे एंड के 700 स्कोर के बीच में कम से कम 40, 50, 60 टेस्ट आते हैं। गलती ये करता है बच्चा कि हमें रिजल्ट चाहिए बहुत जल्दी, वे आर वेरी लेस पेशेंट, एंड इस पूरी जर्नी में पेशेंस इज द ओनली की, ये जिताती है आपको। यह हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इट इज आवर वेपन। जिसने इसको अच्छे से यूज किया है उसको आज तक जीवन में कोई नहीं हरा पाया, चाहे कोई मैदान हो। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन की भी बात कर रहा हूं। इफ यू आर पेशेंट, इफ यू हैव डन योर वर्क एंड इफ यू आर पेशेंट फॉर रिजल्ट्स, द रिजल्ट विल डेफिनेटली फॉल इन योर फेवर। हमेशा चीजें चल के आती हैं क्योंकि आप काम करके संतुष्ट हो चुके हो। मेरे हाथ में जो था वो मैंने कर दिया, मैं करता रहूंगा निरंतर, मुझे रिजल्ट दिखें मुझे रिजल्ट ना दिखें, कर्म के अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर इस मेंटालिटी के साथ काम करोगे, रिजल्ट झक मार के तुम्हारे कदमों में गिर जाएंगे एक दिन, और होता है ये।
हम कई बार क्या करते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, लगता है भाई अब बहुत हो गया भाई, अब नहीं भाई, इससे ज्यादा मेरा इनपुट नहीं है, मुझे पानी नहीं मिल रहा। हो सकता है पानी 5 फीट ही और दूर हो, लेकिन आपने उस टाइम पे गिव अप कर दिया जहां रिवॉर्ड सबसे पास था। अधिकतर बच्चा यही करता है, सर नंबर नहीं बढ़ रहे, 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 10 टेस्ट दिए, 20 टेस्ट दिए, डिमोटिवेट हुए, छोड़ दिया। टेस्ट तो देना ही है मेरे भाई, चाहे 100 टेस्ट तक नंबर ना बढ़े, और अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं इट इज योर फॉल्ट। अगर आप 20-25 टेस्ट दे चुके हो और नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज पुअर टेस्ट एनालिसिस। मैं बोलता हूं भाई टेस्ट एनालिसिस कितने टाइम में किया, गुरुजी आधे घंटे में किया। नहीं होता भाई टेस्ट एनालिसिस, पेपर को घूर के देखना पड़ता है, पेपर की निगाहों में देखना पड़ता है मेरे भाई, सवालों से सवाल निकालने पड़ते हैं, सवालों से बात करनी पड़ती है। वो जो कोरे पन्ने हैं वो बोलने लगते हैं, रहस्य उगलने लगते हैं, तब तक उस पेपर को आंखें फाड़ के देखना पड़ता है। और सेम विद बुक्स, when you spend more time with books they will definitely tell you some deep meanings of words जो बाकियों को नहीं पता है। जो बच्चे सुपरफिशियल किताब पढ़ते हैं, सिर्फ किताब को एक झलक देख लेते हैं और सोचते हैं मैंने किताब पढ़ ली, उनसे ज्यादा बातें आपको पता लगती हैं जब आप किताब के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो। आप एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ो, आपको ज्यादा बातें बताएगी, आपको 21वीं बार और ज्यादा बातें बताएगी, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। एक किताब संपूर्णतः आप पढ़ ही नहीं सकते, कोई कहानी की किताब है उसको आप पढ़ सकते हो, ये जो कंसेप्चुअल किताबें होती हैं एक बार में इससे ज्ञान नहीं जुटा सकते, आप सारा सब नहीं निचोड़ सकते। हो सकता है मैं आज भी एनसीईआरटी पढ़ूं, मुझे कुछ नया मिल जाए, ये डेप्थ की बात होती है। और ये आप एग्री करोगे, अगर आपने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी है अपने जीवन में, आपको पता होगा 11वीं बार भी पढ़ोगे कुछ नया मिलेगा कि भाई ये लास्ट टाइम मिस हो गया था, या इस तरीके से समझ में नहीं आया था जिस तरीके से ऑथर ने लिखा था। ये होता है, ये एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है। सेम चीज इज विद पेपर एनालिसिस। अगर मैं 3 घंटे का पेपर दे रहा हूं, 1.5 से 2 घंटे से पहले मेरा पेपर एनालिसिस हो ही नहीं सकता। दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ। अगर आप 180 क्वेश्चन रिव्यू कर रहे हो, हर ऑप्शन रिव्यू कर रहे हो, आप कैसे आधे घंटे में कर सकते हो मुझे बताओ? 720 ऑप्शन आप आधे घंटे में रिव्यू कर लोगे? एक बार कैलकुलेट करके देखो दैट व्हाट टाइम आर यू गिविंग टू अ सिंगल ऑप्शन विद इन दैट 30 मिनट टाइम स्पेन। एक 30 मिनट के टाइम स्पेन में 720 ऑप्शन तुम देख भी लो ना, आंखें फाड़ के, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तुम कह रहे हो हमने एनालिसिस कर लिया, नहीं किया भाई, धोखा दे रहे हो खुद को भी, मुझे भी उल्लू बना रहे हो यहां पे आके। ऐसे नहीं होता। पढ़ाई बहुत ईमानदारी मांगती है दोस्त, बहुत ईमानदारी मांगती है। पेपर एनालिसिस ज्यादा ईमानदारी मांगता है। और वो बच्चे जो खासकर स्टक हो जाते हैं, तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, दैट इज पेपर एनालिसिस ओनली। ये इतनी भारी चीज है, ये लगती है बहुत टुच्ची सी चीज, इतनी भारी चीज है, इट कैन ब्रिंग यू योर फेवरेट मेडिकल कॉलेज। आराम से तुम जो सोचोगे वो सब हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी एक थ्योरेटिकल प्रिपरेशन से नहीं कर सकते। मैं वीडियो देख के स्विमिंग नहीं सीख सकता, मुझे उतरना पड़ेगा दरिया में, तब जाके मैं स्विमिंग सीखूंगा, क्योंकि मुझे यह पता लग गया है कि हाथ पैर मारने कैसे हैं। लेकिन जब तक मैं उन लहरों का सामना नहीं कर लेता, मुझे स्विमिंग नहीं आएगी। सम थिंग्स नीड प्रैक्टिकलिटी। इफ योर पेपर इज थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल तैयारी करोगे ना, बोर्ड का पेपर दोगे, थ्योरेटिकल तैयारी से निकल जाएगा, 90 नंबर आ जाएंगे, 95 नंबर आ जाएंगे, मैं तो खुद कह रहा हूं। लेकिन when you are preparing for an objective examination you can't go with theoretical preparation। ऐसे अधिकतर बच्चे होते हैं जो क्लास में बोलते हैं सब समझ में आ गया, सवाल नहीं बनते। क्वेश्चन सॉल्विंग इज अ डिफरेंट गेम, क्वेश्चन सॉल्विंग नीड्स अ डिफरेंट एबिलिटी। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको तुमसे कम नॉलेज होगी, जो तुमको दे के मारेंगे भाई, पेपर में उठा के पटक देंगे नीचे, दबोच लेंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, एंड दिस इज अ स्किल बेस्ड गेम, दिस इज नॉट अ नॉलेज बेस्ड गेम। यहां कौन जीतेगा? जिसको बहुत नॉलेज है। तुम बायोलॉजी की 10 किताब पढ़ के चले जाओ, कितने आएंगे? 360 ही आएंगे ना मैक्सिमम। और एक बच्चा एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ के भी 360 लेके आएगा, और वो बचा हुआ टाइम जो तुमने बायोलॉजी की किताबें एक्स्ट्रा पढ़ने में निकाल दिया, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में लाके तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री में धज्जियां उड़ा देगा, और मेडिकल सीट तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के छीन लेगा। इट इज अ कॉम्पिटिशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल, कि बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, बहुत कंसाइज चलना पड़ेगा, और उस कंसाइज चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्मेट में, जिससे तुम बोर ना हो। ये तरकीब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने की। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुमसे कुछ डिमांड करता है, तुम्हें उन डिमांड्स को समझना होगा मेरे भाई। और नीट क्या डिमांड करता है? नीट डिमांड करता है पेशेंस वाली प्रिपरेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम विद लिमिटेड कन्फाइंड रिसोर्स, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, विद अ लॉट ऑफ एनालिसिस। ये इफ यू डू एनीथिंग विद मैथ्स, इफ यू डू एनीथिंग विद नंबर्स, यू विल डेफिनेटली किल द गेम। किसी भी चीज को अगर आप नापना सीख गए, किसी भी चीज को लाइफ में, धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नापना सीख गए, खुद की प्रोडक्टिविटी को डेली बेसिस पे नापना सीख गए। आज मैं 7 घंटा 10 मिनट पढ़ा था, कल मैं 8 घंटा पढ़ के दिखाऊंगा। द थिंग्स यू कैन मेजर यू कैन इंप्रूव, क्योंकि उसके साथ एक डायरेक्टली नंबर एसोसिएटेड है, और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मैं और तुम झूठ बोलते हैं, हिंदी भाषा झूठ बोलती है, इंग्लिश भाषा झूठ बोलती है। आई वर्कड अलॉट, कितना अलॉट भाई? तुम बोल रहे हो आई वर्कड अलॉट सर, आई रेड अलॉट टुडे, कितना पढ़ लिया? 6 घंटे। मेरे लिए 6 घंटा कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट अलॉट फॉर मी, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग।
तुम्हें लग रहा है 6 घंटा बहुत अलॉट हो गया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पे थर्ड पर्सन रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है कि वो मेरे लिए अलॉट है भी या नहीं। लेकिन इफ यू एग्जैक्टली काउंट दैट नंबर कि सर आई रेड फॉर 10 आवर्स टुडे, नाउ दिस इज अ कॉन्क्रीट नंबर, नाउ विजुअलाइज कर पा रहे हो 10 घंटा मेरे को 10.5 घंटे तक इंप्रूव करना है, 10 घंटा 45 मिनट तक इंप्रूव करना है। अब इस चीज को मेजर कर पा रहे हो। आई रेड अलॉट कभी मेजर नहीं कर पाओगे, कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। क्या बोलोगे जिस दिन इससे ज्यादा पढ़ लोगे? आई रीड अलॉट। अरे भाई अलॉट ही है ना, तुम्हारे लिए तो अलॉट पे ही तुम सैचुरेट हो गए। तो अब उससे ऊपर क्या? कुछ भी नहीं, ना भी नहीं पाए। अब नापना कैसे है मेरे भाई? ट्रैक एवरीथिंग। मैं कह रहा हूं किसी भी चीज को मैथ से जोड़ा, खेल फोड़ा, ट्रैक करो हर चीज को। आई पर्सनली मेक माई कैलेंडर, आई टॉक टू माई सेल्फ। मैं सबसे ज्यादा खुद से ही बात करता हूं। चैट नहीं है, चैटे हैं खुद से ही। जब भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है, आई टाइप इट टू माई सेल्फ। आई हैव अ पर्सनल चैट, और व्हाट्सएप ये ऑप्शन देता है। जब भी मेरे दिमाग में कोई थॉट आए, किससे कोई बात कर रहा हूं, मीटिंग में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले, या तो मेरे पॉकेट में डायरी होगी या मेरे फोन में वो पॉइंट्स जॉट डाउन होंगे। आई हैव अ टू डू लिस्ट, आई डू नॉट हैव अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बना ही इसलिए है कि उसके चीथड़े उड़ाए जा सके, अगले दिन उसके ऊपर नया टाइम टेबल चिपकाया जा सके, इसीलिए पुराने टाइम टेबल को बनाया जाता है। 5 AM वेकअप, कुछ नहीं होना भाई। मेक अ टू डू लिस्ट, मर जाऊंगा लेकिन ये सारे काम करके सोऊंगा, चाहे मेरे रात के 10 बजे काम खत्म हो जाए, फिर उसके बाद घर जाके सुत्ती बाबू, या मेरे रात को या अगले दिन सुबह 3 बजे काम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इफ आई हैव 10 डिफरेंट टास्क इन माई टू डू लिस्ट, आई विल बी डूइंग देम ऑल, एंड दिस इज अ बेटर प्रैक्टिस बिकॉज यू कैन आइट्रेट दैट। टाइम टेबल क्या आइट्रेट करोगे? गुरुजी 12 घंटे पढ़ने का सोच लिया है, मामा जी आकर बैठ गए, मम्मी ने कहा कि बीकानेरी भुजिया बीकानेर से जाकर लेके आओ मामा जी के लिए, भाई हो गया, लग गए टाइम टेबल के? हाँ गुरुजी। लेकिन अगर यहां पर मेरे 5 टास्क होते, अब मामा आए चाचा आए, 5 टास्क हो गए, मेरे को पता है कल मामा जी आने वाले हैं, मैं 5 टास्क की जगह 3 टास्क की लिखूंगा, इनको लेकिन पूरा करूंगा, संतुष्ट रहूंगा, जीवन में मौज काटूंगा। दिस इज द रियल गेम। सो कौन से क्वेश्चन गलत हुए ये फोकस करना इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन सही हुए, क्यों सही हुए, क्या इनमें कोई ऑप्शन मिस तो नहीं हो रहा है, क्या कोई इंफॉर्मेशन लैग तो नहीं है, ये करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ये जो प्रोग्रेस है 450 से 500 एक टेस्ट में नहीं आएगी, 40 50 60 टेस्ट भी लग सकते हैं 700 नंबर तक पहुंचने में। तो पेशेंस इज द की। रास्ते में टूटना मत, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे अधिकतर बार, तो रास्ते में टूटना नहीं है। दिस इज द सेकेंड थिंग। तीसरी चीज, लॉन्ग रन सोचो। कभी भी क्वांटम लीप के बारे में नहीं सोचना है कि मैं अचानक से बहुत इंप्रूव कर पाऊं। ऑलवेज टेक ग्रेजुअल जंप्स। हर चीज को मैथमेटिकली काउंट करो, अपनी एक ट्रैकर शीट बनाओ, इस पे लिखो कि कौन सी गलती हुई, क्यों नहीं हुई, एवरीथिंग इट विल टेल यू अबाउट योर पैटर्न। हर चीज को चाहे तो अलग अलग कलर के पेन से लिखना, जिससे पैटर्न्स हाईलाइट होते रहें। चीजों को काउंट करना सीखो, तो आपको इन 7-8 रीजन में से एक एक रीजन पकड़ के उसको 3-4 टेस्ट में सुधार लेना है। तो 7-8 रीजन होंगे, तो अगले 32-33 टेस्ट में आपके सारे के सारे मेजर मिस्टेक्स जो है वो गायब हो चुके होंगे। एंड जब भी आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, जब भी आप टाइम टेबल पर रिलाय ना करके टू डू लिस्ट पर रिलाय करेंगे, यू विल ऑलवेज किल द गेम। आप हमेशा बाकी बच्चों से बेहतर दिखेंगे। अब एक सच भी सुन लो, वो सच ये है कि यहां पर कई सारे बच्चे बैठे हैं, दबाकर बच्चा बैठा है यहां पर। इन बच्चों में से द सक्सेस रेशियो जो इस चीज को करेंगे एंड तक, दैट इज 1%। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मैं कुछ छुपाता नहीं हूं। आई बीन अ वेरी ऑनेस्ट गाइड सिंस द बिगिनिंग ऑफ माई करियर। मैं हमेशा बहुत सटीक और बहुत साफ सुथरी बात करता हूं, मैं घुमाता फिराता नहीं, मैं कोई इमोशनल गेम नहीं खेलता। ये 1% ही करेंगे तुम में से, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये 1% कौन होगा ये आप डिसाइड करोगे आज बैठ करके, मैं नहीं बता सकता। दिस इज यू। When I do something, I make sure that I be a part of this 1% pool और 0.1% pool। मुझे 100 में से एक या 1000 में से एक बनना है, मुझे अपने गेम में बेस्ट बनना है। दिस इज माई स्ट्रेटेजी व्हेन आई एंटर एनीथिंग। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, मैं सम्मानजनक करूंगा, इज्जतदार करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू कम इनटू दिस गेम, यू प्लीज मेक श्योर कि एंड तक जाओ, बिकॉज एंड रिजल्ट मैटर करता है। बीच में उतार चढ़ाव सबके आते रहते हैं। अब आप में से कितने लोग सीरियसली इस चीज को फॉलो करेंगे, बिकॉज आज सुन के अच्छा लगेगा, डोपामीन रश आएगा, शुरू के 3-4 दिन फॉलो करोगे, बिकॉज दैट कंसिस्टेंसी इज नॉट फॉर ऑल। हर कोई कर ही नहीं सकता। अधिकतर लोग टूट जाएंगे, रास्ते में ही बिखर जाएंगे। उनको ना टूटना पड़े, इसीलिए मैंने ये बात बता दी पहले ही कि ये परम सत्य है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे शुरू में। ये सत्य है, मुझसे आज लिखवा लो।
हो सकता है अगले 20 टेस्ट में आपके 10 ही नंबर बढ़े, 15 ही नंबर बढ़े, 20 नंबर बढ़े, लेकिन अचानक से मेरे भाई लाइफ में जब आप बहुत सारे रीजंस के ऊपर काम कर लोगे, अचानक से नंबर बढ़ेंगे, उस दिन तक आपको टिकना पड़ेगा, है ना। जैक मा बोलते हैं आज कठिन है, कल ज्यादा कठिन है, परसों सुनहरा है, लेकिन अधिकतर लोग कल शाम को ही मर जाएंगे, यानी कल शाम को ही गिव अप कर देंगे। आज बहुत कठोर दौर देखा, कल का बहुत कठोर टाइम देखा, परसों जब फ्रूट्स लेवरेज करने थे उससे पहले ही गिव अप मार दिया। परसों के फ्रूट तक टिकना है हमको, ये बात समझनी है आपको आज के इस सेशन से। इससे बेहतर एडवाइस मैं कह रहा हूं मेरे पास है ही नहीं। एक ऐसा बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो कहीं से भी पढ़ रहा है, जो टेस्ट को सीरियसली लेना चाहता है, उसके लिए इससे बेटर पीस ऑफ एडवाइस मैं आज दे ही नहीं सकता कि मैं आपको पेशेंस सिखा दूं और मैं आपको रियल गहराई बता दूं कि चीजें काम कैसी करती हैं। ऐसे ही काम करती हैं, अचानक से रिजल्ट नहीं आते और हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं। वी शुड फॉल फॉर द प्रोसेस, हमें प्रोसेस से प्यार होना चाहिए मेरे भाई। गाना सुनते हो ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। यस गुरुजी, ये एकदम सही बात है। यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेल। प्रोसेस से अगर प्यार हो गया ना, पढ़ाई से अगर प्यार होगा, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? सोच के देखो, एक ऐसा बच्चा जिसे पढ़ाई से प्यार है, क्या वो जिंदगी भर पढ़ाई करके अपना करियर नहीं बना पाएगा? मुझे पढ़ाई से प्यार है, मेरे को कितना भी पढ़वा लो दिन में। आई एम अ बिब्लियोफाइल, आई कैन रीड। मेरे को अगर ऐसी नौकरी मिल जाए कि मेरे को दिन में 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ना है बैठ के, आई वुड लव टू डू दैट, कि मैं पढ़ूं लिखूं, मजा आ जाएगा। तो मेरे लिए वो ऑब्लिगेशन है ना, मेरी खुद की लाइफ की ऑब्लिगेशन है कि मेरे को तो पढ़ना ही है। मेरे को कोई बोले तो भी पढ़ना है, नहीं बोले तो भी पढ़ना है। अब मेरे को कोई बोलता थोड़ी है कि गुरुजी जा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो। मेरी पर्सनल चॉइस है ना यार, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे को पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता। तो मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें तो बेहतर बनूं। सो इफ यू हैव चोज बायोलॉजी फॉर योरसेल्फ, इफ यू हैव चोज समथिंग फॉर योरसेल्फ, यू शुड बी बेटर इन दैट। ये तो होना ही पड़ेगा, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। कि एक चीज हमने जीवन में खुद से चुनी, हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी आई 10वीं कक्षा के बाद, हमने कहा बायोलॉजी हम खुद से चुनेंगे। और वो भी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस पे तो थोड़ी तो मत देखो, बहुत ऐसे बुरा मत मानना, थोड़ी तो शर्म आनी बनती है इस चीज पे कि जो चीज मैंने खुद ने चुनी। समझ लो भाई, मैंने टीचिंग चुनी, मैं रिसर्च छोड़ के टीचर बना, और टीचिंग में भी मैं एकदम खत्म रहूं। एकदम किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं किसी को इंस्पायर कर पा रहा हूं कि मुझ जैसा बने, ना मैं कुछ पढ़ा पा रहा हूं ढंग से, ना मैं खुद कुछ अपने लिए कर पा रहा हूं। मैंने एक चीज चुनी जहां मैं अपना करियर देखता हूं फॉर नेक्स्ट 40-50 ईयर्स, कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, वहां भी मैं एवरेज रह जाऊं। तो मैंने क्या चुना भाई? मैं बाकी जगह तो मैं और खत्म था। जो चीजें हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली खुद के लिए चुनते हैं, वहां जीतना बनता है, इट्स एन ऑब्लिगेशन। वहां तो फोड़ो मेरे भाई। यस, बात समझ में आई? थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान हो गया, पर बहुत जरूरी होता है, कभी कभी ही देते हैं हम लोग। जैसे अभी कितनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, लगभग 20 क्लासेस हो चुके हैं। सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 वीक्स, 1.5 महीना हो चुका है हमें पढ़ते हुए। लेकिन फिर भी हम लोग आज ये बातें कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए एकदम सटीक टाइम पर। अब आपके टेस्ट हो चुके हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जब भी कोई चीज नहीं मिले, एक और बात, क्योंकि आज हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और खेलते हैं इस चीज के ऊपर। कई बार आपको लगेगा कि गुरुजी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हो रहा। मेरे भाई, ये दुनिया में किसी बच्चे का नहीं होगा, और वो जिस बच्चे का होगा वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर होगा। अगर आप उस लेवल के बच्चे हो, आप ओलंपियाड वगैरह क्रैक करके गए होगे, तो मेरे भाई आपको ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज पता होंगी, ज्यादा रिसोर्सेज आप पढ़ रहे होगे। आप कैम्बल एंड रीस पढ़ रहे होगे, सदावा पढ़ रहे होगे, रेवन जॉनसन पढ़ रहे होगे, प्रेस्कॉट्स पढ़ रहे होगे, आप लेहनिंजर पढ़ रहे होगे। आप अलग अलग जगह से पहले ही अपने रिसोर्सेज सेट कर चुके होगे, आपको वहां पर गाइडेंस की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर 360 में से एक सवाल आपका बाहर से आया और आपसे नहीं भी हुआ है, आपने गलत भी कर दिया है, 355 नंबर कोई कम है क्या? या तो इन 5 नंबर के चक्कर में नस काट लो कि गुरुजी मैं तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ूंगा, मेरे को 360 ही परफेक्ट स्कोर चाहिए। 360 आ जाएंगे क्लास के कंटेंट से भी, और नहीं आएंगे तो पूरे देश में किसी के नहीं आएंगे। इस चक्कर में मरा नहीं जा सकता मेरे भाई कि मैं 10 किताबें पढ़ लूं जस्ट टू स्कोर दीज 5 मार्क्स। ऑलवेज थिंक वेरी वेरी लॉजिकली। 355 नंबर बनते हैं जितनी ये 10 किताबें यहां पढ़ता ना, 360 लाने के लिए
इतने में फिजिक्स पढ़ूंगा, इतने में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटिव अप्रोच लेके आऊंगा, ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, स्पीड पे काम करूंगा, टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगा। 10 चीजें हो सकती हैं इतनी देर में। जहां 5 नंबर आते वहां 100 नंबर बढ़ा ले जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला करके। दिस इज द गेम, दिस इज हाउ यू नीड टू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब भी किन्हीं दो चीजों में द्वंद में फंसे हो, हमेशा ये सोचो किस चीज से ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये नंबर का गेम है तो नंबर पे ही तोलो मेरे भाई, इमोशन पे मत तोलो इसको कि बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें मैं स्कोर कर लूं, इसमें नंबर नहीं आए तो क्या, किसी के नहीं आएंगे। सारा बच्चा, देश का सारा बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, अगर ये तुम्हारे कटे हैं सबके कटेंगे। लेकिन जो तुम्हें मिल रहा है, ये 10 किताबें पढ़ने की जगह फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम देके जो तुम्हें मिल रहा है इसके बदले, इन 5 नंबर के बदले, वो सबको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो यहां उलझे हुए हैं 360 लाने में। समझ रहे हो ना? ऑलवेज गो लॉजिकल, ऑलवेज गो लॉजिकल। हमेशा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है भाई, ये ऐसे ही निकलता है। आगे बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने का पैसा मिलेगा जीवन में। बेहतरीन डॉक्टर बनो, एमबीबीएस में जाओ, मोटी मोटी किताबें पढ़ो। लोग पढ़ रहे होंगे स्टैंडर्ड बुक्स, आप उसके ऊपर जाके रिसर्च पेपर्स पढ़ो। पढ़ने का, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने का, सिंपोजियम्स अटेंड करने का, सेमिनार्स अटेंड करने का, बोलने का, स्पीकर बनने का मौका मिलता है, पैसा मिलता है। जहां ज्ञान दिखाना है वहां दिखाएंगे हम, वहां भारत में पूरा झंडा लहरा देंगे अपने ज्ञान का। Right? When I was in graduation, when I was in post graduation, there was no bar. You can read any book, you can go to library, you can access any book, you can read any book, you can take references from any book. This is your game. आप अपने हिसाब से खेलो। नीट में कुछ बाउंड्रीज हैं, बाध्यता है कि इस चीज से मैं बाहर नहीं जा सकता, इतना ही मुझे रुकना पड़ेगा। आई नीड टू गो दिस मच कन्फाइंड ओनली। यहां बाउंड्री क्रॉस मत करना, फंस जाओगे। जहां क्रॉस करानी होगी मैं साथ ही रहूंगा। अभी इस बार तो मैं नीट पीजी भी पढ़ाने वाला हूं। आई एम टीचिंग बायोकेमिस्ट्री, आई एम टेकिंग अ ब्रिज कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं मेडेट पे भी पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट ईयर आपके साथ ही रहूंगा मैं, आपकी फर्स्ट प्रॉफ की जर्नी में। तो आपके साथ वहां भी रहूंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगता रहेगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहां मैं आपको पूरा फेट प्लान बताऊंगा कि कैसे भाई एमबीबीएस पढ़ते पढ़ते कैसे चीर फाड़ सकते हैं। वहां मजा आएगा, वहां करो जो करना है, मना थोड़ी करूंगा। यहां जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उसके बाहर जाना इज योर चॉइस, ना जाना इज बेटर। मैं जो पढ़ा दे रहा हूं वहां खेल खत्म हो जाता है। ठीक है? ठीक है भाई। कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, सो ऑटोमेटिकली उनको भी जब आप लेवरेज करेंगे आपको मजा आएगा। आपके लिए ही तैयार हो रही हैं, मैं शुरू में बस प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में आपके लिए कुछ बड़ा तगड़ा मसाला आएगा। मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर चुका हूं। रात को अभी मैं लगभग 12 से 4 बजे का टाइम उसी चीज को दे रहा हूं, तो कुछ कुछ आ रहा है आपके लिए, तो यू लव इट, है ना? चलो, तो ये बात है भाई। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा ही ज्ञानवर्धक हो गया है क्या सेशन? हाँ, हो तो गया है। रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन शुड बी डन बाय एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। साइंटिफिक मेथड है, देश का बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता है तो आप जान लो। जब आप ज्ञान जुटाते हो तो वो ज्ञान धीरे धीरे डिप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने ये टॉपिक पढ़ा, ये ज्ञान डिप हो जाएगा, ऐसे एक कर्व बनता है। इट इज कॉल्ड एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। यानी आज आपने कोई चीज पढ़ी और समझी, आज आपका ज्ञान 100% है। अगर आपने सारी चीज पढ़ी समझी रिवीजन कर लिया, 100% है। धीरे धीरे ज्ञान जो है डिप हो जाता है। एक दिन के अंदर ही आपके दिमाग में लगभग 33% डेटा बचता है। कल तक ये 33% रहेगा इफ यू वोंट रिवाइज। एक हफ्ते बाद ये लगभग 20% के आसपास हो जाता है, एंड एक महीने बाद ये लगभग 5% के आसपास हो जाता है। जीवन में क्या करें? तंग करें कुदरत के नियमों को। कैसे? जब भी कोई तुम्हें भुलाने की कोशिश करे, सामने जाके नाच दो। इसी प्रकार से जब भी हमें कुछ याद ना आए, उल्टी रिवर्स मैपिंग, रिवर्स साइकोलॉजी, ये चाहता है कि तुम भूल जाओ इसे। ये 33% हुआ, शाम को ही रिवीजन मार दिया जो पढ़ा था उसका। अच्छा बेटा, ये 100 पे ले गए। एक हफ्ते बाद बोला भैया 20% ही याद रहेगा, कोई बात नहीं, ये हमारा रिवीजन। एक महीने बाद ये ले। जब आप कॉन्क्रीट 4-5 रिवीजन करते हो, आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाती है। तो नियम जो बने हैं, ये भी किसी ने पैटर्न बनाया है ना, नोटिस किया है? पैटर्न के साथ खेलो, छेड़खानी करो। करेक्ट? आज कुछ लगा गायब हो रहा है, तब की तब रिवीजन। कल कुछ लगा कुछ गायब हो रहा है, तब की तब रिवीजन। आई हैव अ ट्रैकर, एक गूगल शीट है, जैसे मैं डेली पढ़ता हूं। जैसे आज भी मैं बैग लेकर के आया हूं, तो आपकी क्लासेस के बीच में मेरे बैग में 2 किताबें हैं, अलग अलग जॉनर की हैं। मैं एकेडमिक उतना अभी फिलहाल नहीं पढ़ता, रिसर्च पेपर्स ही पढ़ता हूं, लेकिन अलग अलग जॉनर की। आई रीड फिलोसफी, आई रीड साइकोलॉजी, अलग अलग चीजें पढ़ता हूं मैं। तो मेरे पास अभी भी किताबें हैं। तो मैंने आज जो किताब, जो चैप्टर पढ़ा, उसको मैं अपने ट्रैकर में नोट कर लूंगा,
उसके 7 दिन बाद की डेट, 30 दिन बाद की डेट मैं लगा लेता हूँ, एंड आई मेक नोट्स ऑन स्टिकी नोट्स, और मैं किताब पे चिपका देता हूँ। तो समझ लो एक किताब में 3-4 पेजेस हैं, उसका जितना समरी है वो स्टिकी नोट में है, तो स्टिकी नोट ही पढ़ लूंगा मैं जाकर, 7 दिन बाद मेरे को आइडिया लग जाएगा, अच्छा यार ये पढ़ा था, इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीजें सेट हो जाएंगी भाई दिमाग में। तो नीड टू कीप अ ट्रैक। मैं वही कह रहा हूं यार, सब कुछ अगर इफ यू कैन कैलकुलेट समथिंग यू कैन इंप्रूव, इफ यू कांट कैलकुलेट आज क्या पढ़ा कल क्या पढ़ा, अगर दिमाग में ही नहीं है, याद ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं जीवन में, तो मेरे भाई वैसे ही समझ में नहीं आएगा तुमको। खुद को तो पता होना चाहिए ना कि मैंने किया क्या, कल क्या किया, आज क्या किया, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा। इफ यू कैन ट्रैक यू कैन इंप्रूव, सिंपल सी बात है। यस, अब मैं तुम्हें दोनों किताबों के नाम वाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे फोकट में प्रमोशन करता नहीं हूं मैं। एक बहुत पतली है, फिलोसॉफिकल है ना, अब देखो बस है ना, एक पतली वाली है, एक मोटी वाली। अभी मोटी वाली चल रही थी तो इस पे थोड़ा सा पेन वैन और हाईलाइटर लगा हुआ है ना। कौन सी है ये मैं बाद में बताऊंगा, मतलब अलग से बताऊंगा, ऐसे ऐसे अपने वाले पे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जब 2 क्लासेस के बीच में टाइम रहता है आधे घंटे 1 घंटे का, तो आई डोंट वेस्ट टाइम, आई बेसिकली रीड, ऐसा किया करो थोड़ा बहुत, है ना। आप अपने एकेडमिक बुक रख सकते हो ऐसे, एंड यू कैन रीड एनी टाइम। बैकलॉग अगर कवर करना है तो लिखो मत, लिखो मत मेरे भाई। लिखने में और पढ़ने में 10 गुना टाइम का फर्क है। अगर आप एक चीज 1 घंटे में समझ सकते हो, लेट्स से आपने मेरे 2 घंटे का लेक्चर देखा 1 घंटे में 2x पे, और इसी चीज को अगर आप लिखोगे यू विल डेफिनेटली टेक मोर टाइम। अगर आप 2x पे भी देख रहे हो आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा, ये तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है अगर आप एक एक चीज रंगा रंग लिख लिख के करोगे तो। 3 से 4x का भी अगर आप टाइम गैप लेके चलते हो तो मेरे भाई लिखना फिलहाल छोड़ो, जैसे हम स्कूल में करते हैं ना कि भाई कोई लेक्चर मिस हो गया, फटाफट जाके किसी दोस्त की कॉपी मांगी, रगड़ दिया सारा काम। लिखने का काम कभी भी कर सकते हो, उसमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगते, लेकिन समझने का जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो समझ के रफ 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 लिखते रहो। वो काले पेज वाली कॉपी आती है ना 10 रुपए में लूट लो वाली, उस पर रफ 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 स्क्रिबल करते रहो, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जितने जल्दी स्क्रिबल कर पा रहे हो। डोंट ट्राई टू मेक वेरी गुड नोट्स, लेकिन एक बार समझ लिया, अब हो गया, शांति हो गई कि हाँ लेक्चर देख लिया, अब जब मेरे पास टाइम होगा कभी रात में दिन में बैठ के मैं नोट्स तो कभी भी बना लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो दैट्स हाउ यू कैन क्रैक बैकलॉग्स, है ना। और रिकॉर्डेड देख सकते हो चीजें जब रात में टाइम मिले तो, उस हिसाब से, है ना। ठीक है, ठीक है भाई, ऑल राइट, इतनी बात है बस, ये आपकी बातें हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स वेल। एक ही सवाल हमने किया है, कल करेंगे बाकी सवाल, बढ़िया, क्योंकि कल मैकेनिज्म ओरिएंटेड चीज है, तो कल बाकी के बाकी सवाल हम लोग कर लेंगे अच्छे अच्छे। कल इस चैप्टर का खात्मा कर देंगे हम लोग। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, एक ही क्वेश्चन था उसमें भी। दाल मखनी ने टॉप कर दिया है आज। उत्कालिका दास, भाई का नाम बताइए एक बार, वसीम है शायद एंड में, आगे क्या है एक बार बताइए। निम्रत कौर, प्रिंस, उज्जवल, हजीम, आसाद, विपू भाई का जारविस, क्या बात है शेर, एंड अजय कुमार आर इन टॉप रैंक्स। सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया कर दिया है दोस्तों, वेरी गुड। यस 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 यस, बहुत शानदार। टाइम भी हो चुका है अपना, टाइम भी हो चुका है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, हर हफ्ते एक एक टॉपिक उठा करके हम लोग ऐसा रख लेते हैं। सैटरडे वाली जो क्लास होगी या मंडे वाली क्लास, कोई एक क्लास हम लोग बना लेते हैं जहां पे एंड में थोड़ी बहुत 10 मिनट हम ये सारी बातें किया करेंगे, ठीक है। देखो आज बहुत बेसिक बात बताई है, तो डाउट लेने का सेंस है ही नहीं, क्योंकि आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। कल जब हम पढ़ेंगे इस मैकेनिज्म को तो एंड में डाउट लेने में मजा भी आएगा, आपको भी मजा आएगा। तो कल डाउट लेंगे, क्योंकि अभी आपके जितने भी डाउट्स होंगे मुझे लग रहा है कि कल जब मियोसिस डिटेल में पढ़ोगे ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो छोड़ देते हैं अभी के लिए, यस अभी के लिए छोड़ देते हैं। सो दिस वॉज फॉर टुडे, ये अपना आज का मसाला था। आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। एक बार जाते जाते लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे आपके विपू भैया खुश हो सके, एंड मेरे भाई थोड़ा बहुत कुछ रोटी पानी खावे ना का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि आई हैव अनदर क्लास एट 4। तो एक बार हम लोग उस बारे में भी काम करेंगे, सारी सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी दोस्त। ये जर्नी बहुत लंबी है, इसमें और अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। जो भी प्रॉब्लम्स है विल डेफिनेटली क्रैक देम अप, धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। गाना कल गा देंगे पक्का, है ना। ऐसा थोड़ा एक्सक्लूसिव रखते हैं कंटेंट को। लास्ट में जो हमने गाना गाया वो बहुत मजेदार हो गया था, हरियाणवी गाना। उस पे जो उस गाने के क्रिएटर हैं उनका कमेंट आ गया, एंड ही फॉलोड मी आल्सो, वाह, ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे ही जबरदस्ती डाल दिया था मैंने, बट वो बहुत वायरल जा रहा है, जो मैंने स्पाइडरमैन वाला बताया था। तो अच्छा लगा यार, समाज में एक अच्छा संदेश गया है इस चीज से, है ना। क्योंकि पता है शिक्षक आदमी है तो अच्छा तो गाएगा नहीं, तो एवरेज भी गाया तो भी लोगों को लगा कि हाँ ठीक है यार, बीइंग अ टीचर तो जितना गाया ठीक ही था। तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो भाइयों से मैं थोड़ा बहुत बात भी कर रहा था, तो दे आर वेरी गुड गाइस, है ना। तो मजा आया देख के, ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स था। चलिए अभी जारविस एक्सप्रेस डलवा देंगे कल, क्योंकि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल झटपट डलवा देंगे,
जैसा आप बोलो वैसा कर देंगे। कल सारा का सारा मसाला आप तक पहुंच जाएगा, जितनी जारविस एक्सप्रेस रहती है सारी डल जाएंगी एंड टू एंड। और कल क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जो आपका मेगा लेक्चर है वो भी रात तक आ जाएगा। दोनों चीजें मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, दोनों आपके पास कल आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत शानदार। चलो कल मिलते हैं। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे कल, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, बाय।